बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालत के अंदर आज के दिन की अगर आपके सामने एक अदद थीम वगैरह कोई बनती हुई नज़र आ रही है। कल तो हमने आपको जो आउटस्टैंडिंग पॉलिटिकल सियासी जो हमारे लीडरान थे, जो आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मिलवाया। आज सुबह हमने आपको फैसल हनीफ साहब से किया, जो कि जिनकी पर्सनालिटी शायराना है, मगर वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनल भी हैं। उसके बावजूद वो ड्राफ्टिंग ये मुख्तलिफ उनकी शायद इतनी अग्रेसिव पर्सनालिटी ना हो जितनी कि आप जनरली वकील से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनकी इस मुकदमे इस प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ी जगह है। दूसरा, अभी शहजाद भट्ट साहब से आपकी मुलाकात करवाई लेक्चर के अंदर, जो कि आउटस्टैंडिंग चीज़ ये है कि मैंने ज़ाती मुकदमा भी दिया, उन्होंने किया और आना नहीं चार्ज किया। हमारा भाईचारा भी है। और एक सबसे ज़्यादा बीच में अगर विरसा और इस प्रोफेशन की सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी दोस्तियाँ आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिन बंदों के साथ अपनी अपनी फैमिली से भी शायद ज़्यादा टाइम गुजारते हैं दिन के अंदर। और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील और मेरे लंगोटिया यार भी हैं बीच में। इस दिन के अंदर मेरे साथ इनको पढ़ा हुआ है, इनको मैंने बहुत पास से बीच में जांचा हुआ है। हसन यूसुफ शाह साहब यहाँ पे बीच में मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, शेवनिंग स्कॉलर हैं, लम से पढ़ा हुआ है, शेल के अंदर काम किया, मुख्तलिफ बिजनेस वाली साइट्स के ऊपर किया, मगर लेटर इन लाइफ फिर यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे वकालत में इन्होंने ज्वाइन किया। जिस तरीके से, जिस अंदाज के अंदर मेरे भाई ने बीच में पिकअप किया है, यहाँ पे ये जुडिशल अकेडमी में जजेस को पढ़ाते हैं, एफबीआर के अंदर लेक्चर देते हैं, सिविल सर्विस एकेडमी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लेक्चर देते हैं। उस्तादों के उस्ताद हैं, और वैसे भी मेरे उस्ताद हैं। आपके सामने इनको लाने का मकसद एक तो इनके लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, और अपनी जो हमारी दोस्ती वगैरह है, मैं इनको ब्रेक के अंदर खूब तंग करता रहा हूँ, खूब इनके साथ शरारतें करता रहा हूँ। लेकिन पॉइंट आउट ये करना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल बंदों से आपकी दोस्ती होती है। प्रोफेशनलिज्म ना होता तो शायद इतनी ज़्यादा दोस्ती ना होती शाह तेरे साथ। तो तेरे किसको कहते हैं, उसके भी आपको चंद एग्जांपल्स आज हम दिखाएंगे कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, और कंज्यूमर लॉ के बारे में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बिफोर आई हैंड ओवर टू माई फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस वकालत की इब्तदा के अंदर प्रॉबली आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल कानून, शुरू में आप रिटें तो नहीं कर सकते, मगर अगर आपके पास कोई दादरसी का कोई तरीका है, सिविल कोर्ट में तो साल लगते हैं, मगर ये एक ऐसा कानून है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी सही काले कोट की और टाई की जो पावर है वो आप असर्ट कर सकते हैं। बिकॉज कंज्यूमर कोर्ट का अगर आप समझते हैं मामला, तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े मामला, अगर आपके साथ या आपके क्लाइंट के साथ कोई फ्रॉड होता है तो दो मिनट के अंदर बकरी बन जाते हैं। इस कोर्ट की पावर, इस लॉ की पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसको मिसयूज़ भी बेशुमार किया जाता है, और वकीलों को शायद इसीलिए मुख्तलिफ लोन्स वगैरह और ये वो लोग देते हुए झिझकते हैं, या चीज़ें बेचते हुए भी झिझकते हैं। लेकिन पॉइंट आउट करने की ये ज़रूरत है। मैं खुद बीच में इसमें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इस कानून को 2-3 मुकदमों के अंदर यूज़ किया है, और शायद अब्यूज़ भी किया है। अगर कोई आपके साथ सख्त बीच में बोलता है और अगर आप कानून बीच में समझते हैं और कंज्यूमर करते हैं, दुकानदार आपके साथ ज्यादती करता है, वो 2 महीने के बाद आके आपसे माजरत करेगा। इसको अगर आप, इस कानून को अगर आप बीच में मास्टर करते हैं, और कोई बदमाशी, कोई लड़ाई, कोई गले पड़ने की ज़रूरत नहीं है करने के लिए। तो जब कोई बंदा यूनिफॉर्म दुकानदार यूनिफॉर्म के अंदर दुकानदार के साथ कुसुनमुखी कर रहा होता है, तो उसका मतलब है माठा वकील है, उसको तो आता ही नहीं है कुछ। किसी बंदे के गले अगर वकील पड़ रहा है तो वो करके आपके पास, आप वकील हो, अव्वल तो आपको होना ठंडा चाहिए, दूसरा यू हैव द रेमेडीज, यू हैव द लीगल तरीका, पूरे का पूरा कानून आपके साथ है। तो इस तरीके से अगर कंज्यूमर कोर्ट के कानून को आप इस तरीके से देखें, मेरा अगर जाती है, मेरे क्या वालदैन के साथ कोई जाती हुई है, किसी दुकानदार ने की है, तो क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे जितनी कोर्ट की पावर्स हैं, जो जो चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज देयर इज। इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत डेवलप हो गया। तो इब्तदा के अंदर अगर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मसल वाला जो कानून है वो आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून है। तो उसके लिए हार्दिल अजीज़, हसन यूसुफ शाह, एडवोकेट हाई कोर्ट, फिर मैं आपके सामने कहता हूँ जजेस को, लोअर जुडिशरी को, जजेस को, टैक्स वालों को,
और उनके साथ साथ सिविल अफसरशाही के उस्ताद हैं, उनको बीच में पढ़ाते हैं, तो वो आपके सामने आज हमें हेल्प करेंगे। आई एम ऑनर्ड बाय योर वर्ड्स जी। मुझे बहुत प्रेशर में हूँ क्योंकि मुझसे पहले जो बुकला करके गए थे ऑफ अ वेरी हाई स्टैचर, और मोहम्मद ने इतना बिल्डअप कर दिया कि मुझे लग रहा है पता नहीं मैं आपकी इस उम्मीद पे पूरा उतर सकूंगा कि नहीं। सो बिस्मिल्लाह करता हूँ जी। मेरा जो इसका जो अव्वलीन ऑब्जेक्टिव है ना, वो आपको एकेडमिकली नहीं पढ़ाना, आपको प्रैक्टिकली बताना। सो अगर मैं एकेडमिकली चलूँ तो मैं सेक्शन बाय सेक्शन चलूँ, जो मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल चीज़ से थोड़ा हट के होता है। तो मैं अगर देखूँ कि मेरे पास एक क्लाइंट वॉक इन करता है, इसको स्लाइड्स फॉर्म में लगा दे नीचे, नहीं इसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके ठीक है। सो बेसिक अजम्पशंस मेरे, क्योंकि मैं आगे बहुत निकल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा ये जो लास्ट स्लाइड है रीडिंग अ स्टैट्यूट, कि इसको कानून को पढ़ने का एक स्टाइल है, एक अंदाज है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, और प्रैक्टिकली यूजिंग टैक्टिक एंड स्ट्रैटेजी टू लीगल यूज एंड वंस एडवांटेज, यानी कि आपके एडवांटेज में होना चाहिए। और इसको मैं इस तरह करता हूं कि एक आदमी अगर वॉक इन करता है एंड आपने फौरन डिटरमिन करना है कि ये मैंने स्टार्ट कहां से लेना है। सो समबडी वॉक्स इन, मिस्टर ए कम्स टू यू स्टेटिंग दैट जापानीज असेंबलर or Korean assembler of a car has not delivered him a car on time. मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि डेफेमेशन में फॉल कर सकता हूं मैं। लेट्स से एक जापानीज कार के असेंबलर है या एक कोरियन कार है, और वो आगे कहता है जी मुझे टाइम पे गाड़ी नहीं मिली। आपका जहन गोल घूमता है, इज इट एक्स लॉ, वाई लॉ, जेड लॉ। मैंने अगर अब फाइल करना है तो मैं इसको किस जुम में, किस लॉ में, किस फोरम पे लिखूं? क्या मैं रिट में चला जाऊं? लेट्स से आपके जो सीनियर है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट है, वो कहते हैं जी मैं रिट फाइल कर देता हूं लॉ, तो आपने बनाना है। सो दैट इज अ केस स्टडी है। सेकंड इज मिस्टर ए कम्स बैक टू यू अगेन, आपका क्लाइंट बन गया, एंड सजेस्ट दैट ही बॉट गुड्स एंड दैट सेलर इज नॉट डिलीवरिंग द गुड्स एंड दैट सम ऑफ द गुड्स मे बी डैमेज्ड। बड़ा सिंपल सा है, मैंने एक चीज खरीदी है और चीज मुझे मिली भी नहीं है, और जो आधी चीज मिली है वो डैमेज्ड है। एग्जाम्पल कुड बी कॉयल, जो मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा या एक मिडिल टेयर प्लास्टिक रेजन बनाने वाला है, वो आगे कहता है जी मैंने गुड्स उससे मंगवाई हैं शेखुपुरा से बंदे, और वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें डैमेज हो गई। आप किधर जाएंगे? कंज्यूमर गुड्स में। सोचिए, मैं चाह रहा हूँ ताकि आप इधर से हम आगे लेक्चर को शुरू करें। मैं एकेडमिक पे नहीं आता, डेफिनेशन क्या है, प्रीएम्बल क्या कहता है, आई डोंट वांट टू गो देयर। Mr. B comes to you and asks that he has hired a lawyer for his service or her services and they have not met their expectation. और अगर लॉयर नहीं है, वो फिर B आता है, वो कहता है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया है, who did not meet up to the expectation. उसकी स्टैंडर्ड, उसकी सर्विस स्टैंडर्ड्स were not up to the mark. आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ रहे हैं? ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। क्लाइंट डज नॉट नो आपने कौन सा लॉ, कौन सा सेक्शन, कौन सा लगाना है। वो कहता है मुझे रेमेडी रिलीफ चाहिए। मिस्टर वाई कम्स टू यू एंड से दैट दे एट एट अ फास्ट फूड चेन, सम रियली टॉप नॉच, या बड़ा अच्छा खाने की जगह है, और अ टॉप टियर फूड आउटलेट, कुड बी देसी फूड, कुड बी विलायती आउटलेट, एंड द फूड वाज ओवर प्राइस एंड बिलो क्वालिटी। यानी प्राइसिंग और क्वालिटी, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अगेन आपका जहन चलना शुरू हो जाना चाहिए, मैंने इसको किस तरह ब्रेक डाउन करके इसको अप्लाई किस तरह करना है। सिचुएशन 4, 5, मिस्टर जेड हैज बीन अप्रोच्ड बाय अ कंज्यूमर कोर्ट और अथॉरिटी। तो बजाय मैं आपको बताऊं लॉ के अंदर अथॉरिटी क्या है, कंज्यूमर कोर्ट क्या है, मैं सीधा आपको जा रहा हूं कि अथॉरिटी ने अप्रोच किया आपके क्लाइंट को, एंड नाउ द क्लाइंट सेज कि जी मुझे इसमें से निकालो, गिव मी रिलीफ। A case has been filed in the consumer court or with the authority, and that assumes you know everything. आपका क्लाइंट है, वो कहता है जी मुझे नोटिस आया है या मुझे अथॉरिटी ने कहा जी ये आपके खिलाफ हम कार्रवाई करने लगे। सॉरी, थैंक यू। ये चेयर यूज कर सकते हैं अगर आप। जैसे थैंक यू, ठीक है जी, एंड मैम थैंक यू। और एक है जी मिस किचन, मैंने ऐसे किया popular brand, and she calls you to know what to do when she's received a legal notice. So your client
has received a notice. So there are two scenarios. Either you initiate something or your client has received a notice. अगर वो नोटिस इशू करता है वहां आपकी डिफेंस की पोजीशन आपने लेनी है. वहां ये आपको सरदर्दी नहीं है कि कौन सा लॉ है, कौन सा एप्लीकेशन है, क्या है. और एक और सिनारियो है कि जी मिस किचन जो है वो दोबारा आ जाती हैं आपके पास, wants you to sue her bank because they were not providing her with the appropriate services. She also wants to know if the interest rates are higher than another bank and hence she can sue for discrimination. So once you create a client, that client can come back and say, जी मेरा जो बैंक है that has not given me the appropriate services, has discriminated me, मुझे overcharge किया है, मुझे जो इंटरेस्ट रेट लगाया है या प्रॉफिट लगाया है या जो मैंने मार्कअप लिया है वो मेरा अप्रोप्रिएट नहीं है. सो सडनली यू एंड इन ऑल दीज सिनेरियोज द क्लाइंट अज्यूम्स यू नो एवरीथिंग एंड सडनली यू गो बैक के जी हसन शाह साहब ने एक लेक्चर दिया था कंज्यूमर कोर्ट में. माई क्वेश्चन इज और ऑल दीज एप्लीकेशंस justify consumer court or consumer a case under consumer law protection? Yes, no. I would say no. So suddenly the first step that comes to your mind is, how am I going to prepare you? And for that I have a certain thing. So the first thing I'll start off is definition. And the second thing is scope of consumer law, where the consumer law is not going to help you. And why so? ठीक है जी, बिकॉज इसका स्कोप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसका स्कोप समझेंगे तो सेकंड चीज़ पे समझेंगे कि आपने इसके अंदर 3 चीज़ों में ही आप खेल सकते हैं, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट में, या सर्विस में, या अनफेयर और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट या एक सर्विस. इन 3 डब्बों के अंदर ही रहते हुए आपने अपना जो केस है या तैयार करना है. एंड दिस इज अज्यूमिंग कि आपके पास लीगल नोटिस या आपको अथॉरिटी ने अप्रोच नहीं किया. अगर आप डिफेंस है तो मैं डिफेंस का स्टेट भी एंड पे लूंगा कि आप एज अ लॉयर डिफेंस किस तरह लेते हैं इन अ कंज्यूमर कोर्ट केस के अंदर. मैं उस पर भी आता हूँ जी, मैं उस पर भी आता हूँ. वो अलहदा है और वो है सेक्शन 21 अनफेयर प्रैक्टिसेस. अनफेयर प्रैक्टिसेस में आता है कि जी आप प्रोट्रे कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, आप किसी के साथ किसी और प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उससे मिलता है वो नहीं. आप ऐसी चीज़, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको केस स्टडी में भी दिखाऊंगा एक लाइव केस में, कि OLA सॉरी एक्सक्यूज माई वेबसाइट्स आजकल बहुत अवेलेबल है जिसमें वो सर्विसेज ऐसी क्लेम कर रही हैं जो सर्विसेज जब आप बाद में जाएं तो पीछे नहीं होती. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जो डायनामिक्स हैं वो ज़्यादा चेंज हो गए हैं ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू ई-कॉमर्स, ड्यू टू ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स. सो कई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स आपके पास आएंगे एज क्लाइंट्स, कई अग्रीव पार्टीज आएंगी एज अफेक्टेड बाय दीज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स. एंड माइंड यू, मोस्ट ऑफ दीज सर्विस प्रोवाइडर्स जो बिग हैं, मैं नाम मैं नहीं लेना चाह रहा, उनके पीछे पूरी 18 लोगों की लीगल टीम्स बैठी हुई. सो दे आर वेल वर्स्ड विद कहाँ से आपने उन्होंने डिफेंस कहाँ लेना और कहाँ उन्होंने अपने क्लेम्स को, आपके क्लेम्स को डिफ्लेक्ट करना है. दूसरा, स्कोप में यह जरूरी समझना जरूरी है और यहाँ लिख लें, क्या ये क्रिमिनल स्कोप के अंदर है कि सिविल के अंदर है. और जब आप सिविल के अंदर जाते हैं तो आपके पास 3-4 लफ्ज, अब मैं शहजाद भट्ट साहब के बाद ये लफ्ज दोबारा नहीं, बट एहतरामन उनको मद्देनजर रखते हुए, या आपकी इंजरी होगी, या रॉन्ग होगा, या आपको कोई क्लेम डैमेजेस का होगा. जब आप सिविल साइड पर जाते हैं ना तो आप ये 3-4 लफ्जों को जहन में रखें हमेशा, कि आइदर इट्स एन इंजरी, इट्स अ रॉन्ग एंड इट्स अ क्लेम अगेंस्ट अ डैमेज जो कि कॉज हुआ है. चाहे वो डैमेज आपको इनकन्वीनियंस की सूरत में हुआ है, चाहे आपको वो आपका टाइम ज़ाया हुआ या ऑफ सम अदर नेचर. अगर आप यहाँ इन चीज़ों से आगे लॉ को चलेंगे ना तो आप लॉ की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को फौरन ग्रिप में रखेंगे कि मैंने सिविल नेचर का लॉ है, इंजरी, रॉन्ग या डैमेजेस के अंदर मैंने रहना है. अगर आप मुझे रिप्लेस भी कर देंगे, दैट इज अ रेमेडी फॉर समथिंग विच इज रॉन्ग.
ठीक है, मिसाल के तौर पे इस एनक को खोले बगैर मैंने एनक नहीं मंगवाई थी, मैंने मोबाइल मंगवाया। रॉन्ग ये है कि जी आप मुझे इसका रिप्लेस कर दें, इसके ऊपर के जो डैमेजेस हैं वो आप क्लेम नहीं करते। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंजरी इज अ डिफरेंट थिंग, एंड जो आपका डैमेजेस आ जाता है दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो आपने यहां से जहन में बनाना है, स्कोप को समझना है, आगे समझना है मैंने कौन से 3 खानों में से एक खाने को चूज करना है। ठीक है जी, और उसके बाद हम आगे इसको चलते हैं जी। बेस्ड ऑन अबव, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द लॉ इफ एनी। ये थोड़ा सा मैं खेलने के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा जरा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक हमारे जो स्पेशल लॉज हैं, एनीबडी यू क्लियर ऑन स्पेशल लॉज एंड जनरल लॉज? फैमिली लॉ इज अ स्पेशल लॉ, कस्टम्स, टैक्स, लेबर, अकाउंटेबिलिटी, FIA, क्योंकि जब आपकी पुलिस है तो आप एक FIA लॉ, FIA कोर्ट, एक स्पेशल लॉ बना रहे हैं। तो जब आप स्पेशल लॉ बनाते हैं ना, आपने उसको स्पेशल करने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अलग लॉ है, आप उसमें एक ओवर राइडिंग फैक्टर डालते हैं और उसको इस तरह शुरू में आप देखेंगे, मैंने ये लिखा, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force. इस तरह के अल्फाज लिखे होंगे। Whenever you see this thing, notwithstanding anything inconsistent, remember it makes this particular phrase makes it into a special category. In other words, the enforceability the legislature gives to this particular law is over and above a general law. In making sense? Have I lost you? आप साथ हैं जी? आपने जो स्कोप के अंदर देखना है ना स्पेशल लॉ को, इस लाइन को जरूर ध्यान में रखना है कि अगर इस लाइन के अंदर है तो इसका मतलब है कि टैक्स, फैमिली लॉ या जो स्पेशल लॉ है वो जनरल लॉ से इसलिए अलग है इस सेंटेंस की वजह से। इसलिए ये जुमला आपने वहां कंज्यूमर लॉ में देखना है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर का ये कि कोई लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि कोई दूसरा लॉ इसको अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप एग्जाम्पल्स पे चले जाएं पीछे, यहां से आपने शुरू करना है कि अगर एक गाड़ी किसी को टाइम पे नहीं डिलीवर हुई, क्या मेरा कंज्यूमर लॉ इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो रहा किसी और लॉ के साथ? और क्या मुझे कंज्यूमर लॉ में ये प्रोविजन हासिल है कि नहीं है? क्या बैंक के अंदर बैंकिंग लॉज इनकंसिस्टेंट तो नहीं है? क्या बैंकिंग लॉज ऊपर है कि कंज्यूमर लॉ ऊपर है? ठीक है, आपने इस चीज को रखना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपको शर्मिंदगी से बचाएगा कि आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फाइल करने के बाद आपको जज ये ना कहे कि जनाब मैं बैंकिंग कोर्ट्स के या बैंकिंग लॉज के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता, या ये मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, या वो लॉ प्रिवेल करता है मेरे लॉ के ऊपर भी। मेकिंग सेंस? सो हम ये ढूंढेंगे सबसे पहले कि क्या हमारा लॉ इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो सकता किसी और लॉ में। उसके बाद हम देखेंगे हमारा स्कोप कितना है, प्रोडक्ट, सर्विस और उसके अंदर। अपने भाई से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस मामले के अंदर। कंज्यूमर, पंजाब कंज्यूमर एक्ट का अगर आप सेक्शन 3 देखें तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब की इजाजत से अगर बीच में निकालिए, सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है, provisions of this act shall be in addition and not in derogation of any provision of any other law, स्पेशल हो या जनरल हो। इशू इसके अंदर ये है कि आपका ये एक एडिशनल रेमेडी है। सिविल कोर्ट के पास अगर आपकी जुरिस्डिक्शन है, बैंकिंग कोर्ट के नुक्ते के अंदर पॉइंट आउट करने की ये जरूरत है, बैंकिंग कोर्ट के अंदर कानून में लिखा हुआ है दिस कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। बिकॉज इट सेज इट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, इसलिए दूसरी कोर्ट के पास नहीं है। अदरवाइज दिस एडिशनल रेमेडी वुड बी अवेलेबल टू यू अंडर बिफोर द कंज्यूमर कोर्ट एक्ट एज वेल, बिकॉज ये एक एडिशनल रेमेडी है। सो स्पेशल लॉ है भी अगर, तो इसके अंदर आपको सेक्शन 3 के अंदर आपको ये जरा देखना पड़ेगा। बैंक के अगेंस्ट इसलिए नहीं होता कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस जो 2001 का है उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये इस कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। दैट्स व्हाई यू प्रॉब्ली आर नॉट अलाउड टू
और ये नुक्ता ज्यादा तय के अंदर हाई कोर्ट्स ने और जो कोर्ट्स के सामने ये जो आया है ये प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हुआ। सेक्शन 3 का असर क्या होता है, खास तौर पे जब उन्होंने ये लिख दिया है, वो जनरल प्रिंसिपल जैसे शाह साहब भी बीच में कह रहे थे कि जी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ जहां पे आएगा स्पेशल लॉ हावी होगा, नहीं। सेक्शन 3 खुद ये कहता है कि ये एडिशनल रेमेडी है टू ऑल लॉज, यहाँ पे स्पेशल हो जनरल हो दोनों के दोनों, ये आपको एक एडिशनल फोरम लिखा हुआ है। मगर अगर उस कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि और फोरम नहीं है कोई अवेलेबल, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह वो सिर्फ बैंकिंग कोर्ट के अंदर करेगा। और प्रॉब्ली जज साहिबान के बीच में जेन के अंदर यही नुकता था। तो थोड़ा सा आई वांटेड टू क्वालिफाई। मैं आई एम ग्लैड कि क्योंकि मैंने ये सवाल इनके लिए होमवर्क के तौर पे क्विज के तौर पे रखा था, वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये क्विज मेरी थी एंड मैं थोड़ा सा वो चाह रहा था जरा एकेडमिक और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन भी हो आपके साथ साथ, तो ये मैंने एग्जैक्टली रखा था। और द लव्स दैट इज टू हाईलाइट इज डेरोगेशन, द लव्स टू हाईलाइट इज डेरोगेशन। और मैंने बैंक जानबूझ के एग्जांपल इसलिए दिया और मैंने स्ट्रेस किया क्योंकि मुझे पता था ही जंप स्ट्रेट अवे टू अ बैंकिंग, बिकॉज अ बैंकिंग लॉ का एक्सपर्ट है। बट देर इज एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, सेक्शन 3 tells you that it is not going to derogate any other law. It is not, वो जो लफ्ज मैंने बताया था, not inconsistent लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ। There's a difference. Inconsistent means that उसके साथ वो लॉ ऊपर आएगा। डेरोगेशन का मतलब है कि उसने उसको डेरोगेट यानी उसको नीचे नहीं लेके जाना। ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देयर इज अ जजमेंट PLD 2013 जहां पे अब आप जब जजमेंट पढ़ेंगे फौरन कहेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक टू इट्स अकाउंट होल्डर। Concept of service provided in Banking Consumer Court Act was wide enough to include therein service provided by a bank which encompasses. So बैंक जजमेंट ये कह रही है कि जी सर्विस जो प्रोवाइड होती है बैंक की वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के डेफिनेशन के अंदर है। मैं वापस जाऊंगा, डेफिनेशन में आती है तो आप आगे मूव करते कि मैंने कंज्यूमर केस कंज्यूमर कोर्ट के अंदर लेके जाना। लेकिन देयर इज अ जजमेंट PLD 2016 लाहौर 160A. Matter in question was between the bank, which was financial institution, and its customers, which could only be taken up and decided by banking code as provided under section 7(4) of Financial Institution Ordinance 2001, and being federal statute and has precedence over Punjab Consumer Protection Law as provided under Article 143 of the Constitution. एंड 143 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जी अगर एनी मैटर हो जिसमें प्रोविंशियल लॉ हो और फेडरल लॉ हो तो फेडरल लॉ का वजन प्रोविंशियल लॉ से ज्यादा हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्कोप के अंदर यह जरूर आपने देखना है कि यह किसी एग्जिस्टिंग लॉ के इनकंसिस्टेंट ना हो जाए। और चूंकि आपको लफ्ज इनकंसिस्टेंट नहीं है, डेरोगेट यूज हुआ है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर डेरोगेशनरी यानी कि उसकी जो स्कोप के अंदर अंदर रहना है। और वजह मैं आपको क्यों बताता हूं, दिस इज की आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ओपोनेंट साइड पे हुए, मिसाल के तौर पे मैं केस कर रहा हूं आप पे और आपका जो क्लाइंट है वो डिफेंस की तरफ है यानी रिस्पोंडेंट है, तो आप सबसे पहला जो डिफेंस लेंगे वो ये कहेंगे कि ये उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मैं बैंकिंग कोर्ट हूं, ये जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ये किसी और लॉ के अंडर आता है। आप मेरी बात को फॉलो करें। फूड आउटलेट है तो आप ये कह सकते हैं जी फूड अथॉरिटी पंजाब में एग्जिस्ट करती है, उसके लॉज एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये उससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहा? फूड अथॉरिटी लॉ में जा सकते हैं। सो आपके पास एक किस्म का टूल आ गया है कि अगर आप प्लेंटिफ है या आप कंप्लेनेंट हैं तो आपने उसकी जुरिस्डिक्शन को काबू रखना है। और अगर आप डिफेंस की तरफ है तो आप सेक्शन 3 के अंदर खेलने की कोशिश करें और कहें जी इसके लिए तो एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है रेमेडी, इसके लिए तो एक और लॉ एग्जिस्ट करता है योर ऑनर, ये जा सकते हैं सिविल कोर्ट में, ये जा सकते हैं फूड अथॉरिटी में, ये जा सकते हैं ओम्बुड्समैन में, यहां आने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। सो वहां क्वेश्चन शुरू हो जाएगा मेंटेबिलिटी जुरिस्डिक्शन के ऊपर, जैसे हमारे दरमियान शुरू हो। और इसी तरह दिस इज द टूल एंड दिस इज द टेक्निक यू मस्ट हैव इन हैंड ताकि आप दोनों साइड से खेल सके। इज मेकिंग सेंस? आर यू विद मी? ठीक है, हमने दोनों साइड्स पे रखना है। शाह साहब के जवाब के अंदर मैं फिर आगे से ये कहता, इन्होंने कहा कि जी वो ये इसमें तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, वो तो सिविल कोर्ट में हर मुकदमे में पहले जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर कोई चीज़ ही नहीं चल सकती।
जज साहब ये क्या बीच में हमारे फाजिल दोस्त कह रहे हैं ऑम्बड्समैन वगैरह इवन अदरवाइज इस नौयत की रेमेडी नहीं है। आप एक स्पेशल लॉ है, आप कंज्यूमर के साथ डील करने के लिए मौजूद हैं। लॉ के अंदर चेक करें, बैंकिंग कोड का मुकदमा जो मेरे भाई ने साइट किया वो एप्लीकेबल इस वजह से नहीं है कि बैंकिंग कोड के अंदर उसमें कानून में लिखा हुआ है कि बैंकिंग कोड की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरे कानून के फूड के अंदर अगर अथॉरिटी में कहीं लिखा हुआ है कि सिविल कोड की ज्यूरिसडिक्शन आउटस्टेड है और कंज्यूमर कोर्ट की और दूसरे कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन आउटस्टेड है तो फिर बहस करेंगे। बात यह है कि शाह साहब अपना बीच में आर्ग्यू करेंगे, हम अपना आर्ग्यू करेंगे और इस तरीके से ये नुक्ता वगैरह इस तरीके से होगा और दोस्तों की आपस में आपके सामने खिंचखिंच नजर ही आ रही है। अगर आप एब्सोल्यूट पे चले गए ना, एब्सोल्यूट पे, तो आप डिफेंस कभी रख ही नहीं सकते। और अगर आप डिफेंस ही इतना स्ट्रांग है तो फिर आपको सूट फाइल करने का फायदा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने आपको उसका लफ्ज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे रखा है, एप्लीकेबल। और बिल्कुल सही मोहम्मद ने बताया कि सेक्शन 3 अभी डेवलप हो रहा है, इस पे फाइनलिटी नहीं आई। ठीक है, कई गाड़ियों के मामले में उन्होंने कहा जी ये आपका फोरम नहीं है, कई गाड़ियों के मामले में कोर्ट्स ने बड़ा स्ट्रांग उस पर एस्पेक्ट लिया है, कई फूड आउटलेट्स पे बहुत स्ट्रांग एस्पेक्ट्स लिए। बैंकिंग पे आपने 2 डिफरिंग जजमेंट्स मैंने इसलिए रखी क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है और सेक्शन 3 से आपने स्टार्ट लेना है कि ये स्कोप में मैं फॉल तो नहीं कहीं आउट कर रहा। अब दूसरी चीज जहां से आप फॉल करेंगे कि अगर आप कंज्यूमर एक्ट पे चले जाएं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 3 के ऊपर आप देखें, 3 से आपने ऊपर चलना है डेफिनेशंस। और जो डेफिनेशंस के अंदर जो डेफिनेशंस और डेफिनेशन, सॉरी मैं कर देता, कौन सा खोल दूं, 2 खोल दूं? मैं 2 हाँ लिखा हुआ है डेफिनेशंस पे। 2 के अंदर जो डेफिनेशंस आती है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन आती है। और आपका 2 है नहीं, मैं एक्ट में से निकाल देता हूँ। मैंने वैसे रखा हुआ है वो। तो उसके अंदर जो आपने सबसे पहले देखना है, मैं कंज्यूमर हूं। अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर हैं कि नहीं, और अगर आप कंज्यूमर हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन यू सडनली रियलाइज कि मैं कंज्यूमर बनता हूं कि नहीं बनता। सो सबसे पहले जो आपने देखना है, मैं उल्टा चल रहा हूं, मैं आपको सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 पे नहीं जा रहा, मैं सबसे पहले आपको जा रहा हूं 3 पे चले, 2 पे चले, 28 सबसे इंपॉर्टेंट। ये इस सीक्वेंस में आप रख लें, आपको उसकी लॉजिकल कनेक्टिविटी समझ आ जाएगी। कंज्यूमर मीन्स एन एंटिटी, मीन्स अ पर्सन और एंटिटी। अब मैं आपको स्टैट्यूट पढ़ने का थोड़ा सा, आई एम श्योर आप इतने बड़े बड़े बुकला के सामने आप अटेंड कर चुके हैं, ये बहुत माइनर है। द 2 words दैट सडनली हिट यू इज अ पर्सन। अ पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल हो गया, और एंटिटी। नौ पर्सन की डेफिनेशन भी बहुत वसी है और पर्सन में बहुत ज्यादा इस पे बहस हो चुकी है। एंटिटी की डेफिनेशन में लीगल एंटिटी भी है, कंपनी, कॉर्पोरेट, फर्म, ये सब इंक्लूड होगी। सो कंज्यूमर कुड बी अ पर्सन और अ लीगल एंटिटी। buys or obtains or on lease any product for a consideration includes any user for such product but does not include a person who obtains any product for resale and or for commercial purposes. Stop. यही आपको डिफेंस भी मिलता है, यही आपको सूट का भी मिलता है। कंज्यूमर का मतलब जिसने प्रोडक्ट खरीदा, बाय किया, कंज्यूम किया फॉर अ कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड जो रीसेल एंड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी कि आगे रीसेल करने के लिए एक होलसेलर हो सकता है कि नहीं हो सकता, आगे रीसेल करने के लिए क्या उसने टेम्परेरली खरीद के आगे बेचा, क्योंकि जो आगे खरीदने वाला है वो कंज्यूमर बनेगा। अगर 2 कंज्यूमर बन गए तो वो एक किस्म का एक अजीब सी सिचुएशन पैदा होगी कि जी मैंने भी खरीदा है, इसने भी खरीदा, कंज्यूमर कौन है हम में से? मेकिंग सेंस? सो सबसे इंपॉर्टेंट 3 के बाद डिफाइन करना अपने आप को। आपका क्लाइंट आता है, चाहे वो मिस किचन है, चाहे वो गाड़ी खरीदने वाला है, चाहे वो बैंक वाला है, सबसे पहला क्या वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है? जो बी है, हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, बी में आता है सर्विसेज। सो एक शख्स आता है लॉयर के पास, क्या वो सर्विसेज खरीद रहा है कंज्यूमर? उस लॉयर की सर्विसेज, क्या मैं लॉयर को सू कर सकता हूं? नहीं, सेक्शन 3 पे जाए।
क्या सेक्शन 3 में लॉयर्स का कोई एक्ट है, कोई ऐसा लॉ है जो उसे प्रोटेक्ट करता है कि जी आप इसको सू नहीं कर सकते? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं सू कर सकता हूँ अंडर कंज्यूमर एक्ट? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोई लॉज हैं जहां उसको वो इंसुलेशन मिलती है, उसको प्रोटेक्शन मिलती है? 2-3 अगेन आप इन दो के अंदर आप रह रहे हैं, खेल रहे हैं। मेकिंग सेंस? साहब आपसे ये बीच में पूछना है, ये कंज्यूमर से आगे ना जाइए एक सेकंड प्लीज। इसके अंदर ये क्या इन्होंने बीच में लिखा हुआ है? बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन कंफ्यूज्ड बाय दिस, आपका भी मैं इस पे इंपॉर्टेंट। बाइज और ऑब्टेन्स ऑन लीज एनी प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन, और आगे लिखा हुआ डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स एनी प्रोडक्ट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए उसने लिया, अपनी दुकान के अंदर लगाने के लिए कोई चीज ली इस्तेमाल करने के लिए, और उसको वो कंज्यूम कर रहा है। हाउ कैन ही बी एक्सक्लूडेड कि मैं अपनी दुकान में अगर वो लगाएगा कंप्यूटर, मैंने लैपटॉप अपने दफ्तर के लिए लिया या उसने अपने लैपटॉप अपने दफ्तर के लिए ले लिया या प्रिंटर ले लिया, तो क्या वो कंज्यूमर की डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा? कमर्शियल पर्पस के लिए उसने लिया। इसका जवाब ये है कि जब आपने अपने क्लाइंट के पास, आपके पास आना है, आपने सबसे पहले सवाल पूछना है आपने ये प्रोडक्ट किस लिए किया था। अगर आपने अपने घर के लिए, जैसे मैडम ने बताया, सोफा खरीदा है, आर यू डूइंग फॉर कमर्शियल पर्पस? दैट इज फॉर योर ओन यूज। अगर आपने एक होटल में सोफा खरीदा है जिसमें लोग आके बैठेंगे और डिफेंस आपने लेना है कि ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए, डज दैट फॉल इनटू कमर्शियल पर्पस? मे बी द सोफा इज देयर फॉर द कंज्यूमर्स जो कि आके बैठेंगे, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कमर्शियल पर्पस इज उसका रेस्टोरेंट, उसकी होटलिंग, उसका खाना देना, नॉट द सोफा। मेकिंग सेंस? सो अगर वो एक प्रोडक्ट लेती है जिसको वो कंज्यूम करती है खुद के लिए, या वो शख्स कंज्यूम करता है पर्सनल यूज के लिए, अगर वो कमर्शियल यूज के लिए, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल है, मैं जेल रोड का एक बहुत बड़ा डीलर हूं, मैंने 50 गाड़ियां ली हैं, मैंने 50 गाड़ियां आगे रीसेल करने के लिए दी हैं एज एन एजेंट, मैं इसके अंदर कंज्यूमर हूं कि इसके अंदर फॉर कमर्शियल पर्पज हो? गुड। वाई? बिकॉज आपने किसी और कंज्यूमर को लाके देनी। और यही चीज अब आप दूसरी तरफ से जाएं, डिफेंस की तरफ से जाएं, आपका क्लाइंट है जेल रोड का डीलर, वो कहता है जी मुझे बचाओ, मुझे तो टोयोटा से 50 में से 10 गाड़ियां तो मेरी लगी हुई थी, मेरे तो ट्रांसपोर्ट जब मैं कर रहा था, मेरी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट कराची से यहां लग गई हैं। आपने फौरन उसको लेके जाना है कि जी आपने कमर्शियल पर्पस के लिए डिस्क्लोज किया, तो मुझे आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? So, in other words, you can say that, and this is, I'm just hypothetically saying, I'm not saying it's actually happening, but you can state that कि जी ये गाड़ियां वो अपने ऊबर के लिए इस्तेमाल करता है, या वो इस्तेमाल करता है अपने लिए, इस्तेमाल करता है अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करता है, इसलिए क्योंकि वो एंड कंज्यूमर है, इसकी यूटिलिटी, इसके यूजेज उसकी अपनी ज़ात तक महदूद है। कमर्शियल पर्पजेज के लिए वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि कमर्शियल पर्पजेज में कंज्यूमर कोर्ट नहीं आएगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए अदर रेमेडीज अवेलेबल है। मेकिंग सेंस? क्योंकि फिर आप हमेशा उससे बाहर चले जाएंगे। बिकॉज यार दोस्तों को मैं ये एक चीज पॉइंट आउट इसके अंदर करना चाह रहा हूँ कि आपके सामने हम सही इन सवालात के जवाबात नहीं रख रहे, आपके सामने ये नुक्ते और टुकड़े इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनके ऊपर आपने खेलना है डिपेंडिंग ऑन कौन सी साइड से है। कमर्शियल पर्पस वाला ये वाला जो करना है, आपने बतौर वकील थोड़ा सा आगे का भी सोचना है। इन्होंने ये कहा कि कमर्शियल पर्पस के अंदर नहीं इंक्लूड होता, तो मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल मैडम का सोफा ही अगर आप देख लीजिए ना, घर के अंदर अगर है वही चीज़ वगैरह आर्ग्यूमेंट के अंदर, तो वहाँ पे इट्स नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। What happens when I place that sofa in Qayyum and Associates, a law firm? It is facilitating that thing, और उसके लिए लेकिन वहां पे सोफे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद माई गिविंग ऑफ सर्विसेज एज अ लॉयर। बैठने के लिए चीज दी हुई है, तो वहां पे शायद मैंने अगर बाहर निकल रहा हो। दूसरा आपने इसके अंदर ये देखना है कमर्शियल पर्पस, वो चीज का मकसद ही उस चीज की कॉमर्स के साथ या वो जो आप सर्विस दे रहे हैं उसके साथ लिंक होना चाहिए। जैसे शाह ने आपके सामने बीच में एग्जैक्टली ये कहा कि अब दूसरा ये भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट अबाउट होटल के अंदर सोफा अगर पड़ा हुआ है, तो टू माई माइंड यू कैन आर्ग्यू कि मैं सोफा बेचने के लिए नहीं मैंने खरीदा,
मैंने सोफा काम मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं उसके लिए वहां पे रख के बिठाने के लिए किया हुआ है, एंड दिस इज फर्दरिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इन्हीं चीजों के ऊपर आप खेलेंगे, इनकी तह में जाएंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करेंगे, जहन भी इस तरह डेवलप होगा और वकालत भी इसी तरीके से डेवलप होगी। इसको कहते हैं सो मेरा आइडिया ये है कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे लेके आना। एकेडमिक एस्पेक्ट्स पे मैं लाने लगा तो वी विल हैव अनदर थिंग। सेक्शन 4 इज लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। नाउ अगेन, जब आप कंज्यूमर में आपने सेक्शन 3 को कवर कर लिया, सेक्शन 2 में आप कंज्यूमर बन गए कि नहीं? आप सेक्शन 2 के तहत कंज्यूमर हैं, तब आप आगे चलेंगे कि जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा वो या मैंने जो सर्विस ली वो किस तरह कंज्यूमर लॉ के अंदर फॉल करेगी। इट हैज टू बी डिफेक्टिव, इट हैज टू बी प्रॉब्लमैटिक, और वो डिफेक्टिव है, इसके अंदर लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ वार्निंग हैज नॉट बीन गिवन। ये उसके अंदर सेक्शंस बिल्कुल क्लियर लिखे हैं, देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दीज। अगर आपने उसको हिट करना है, एंड दैट्स आई एम अज्यूमिंग आप ए हैं, बी हैं, सी हैं, अभी मिस किचन नहीं है, मिस किचन डिफेंस साइड पे, आपने उस प्रोडक्ट को डिफेक्टिव फॉल करना है इन चीजों के अंदर। मेकिंग सेंस? सर वो साइड जरा खामोश है। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, कॉम्पोजिशन, डिजाइन बिकॉज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी टू एक्सप्रेस वारंटी। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाऊंगा कि आपने जब प्रोडक्ट की को खराब तस्वर करना है, आपने उसकी वारंटी और गारंटी को भी देखना है, मद्देनजर रखना है। रिमेंबर, अ प्रोडक्ट इज वन जिसकी इंप्लाइड या एक्सप्लिसिट गारंटी वारंटी दी होगी। ठीक है जी, 3 महीने की गारंटी है, 1 साल की गारंटी है। शर्ट खरीदी आपने, आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल की गारंटी है कि नहीं है? यस, नो? वारंटी है, फॉरन वारंटी आपने देखना है कि एक्सप्रेस वारंटी से आगे का टाइम तो नहीं है। बेसिकली वारंटी प्रोडक्ट की सर्विस और उसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर होती है, गारंटी होती है सर्विस के ऊपर भी, और किसी चीज़ के मिसाल के तौर पे आप फाइनेंशियल गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। वारंटी इज विद प्रोडक्ट एंड उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के। सो आपने वारंटी के ऊपर रखना है। गारंटी मैं इसको कर रहा था, लफ्ज़ गारंटी यहाँ यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। एक्सप्रेस वारंटी हो गया, इम्प्लाइड वारंटी भी आपने जहन में रखना है। सो प्रोडक्ट पे अगर आप गए, आपने स्ट्रेट अवे उसकी वारंटी को हिट करना है। नाउ डिफेंस साइड, अगर आपने डिफेंस करना है, आपका पहला डिफेंस क्या होगा जी? वारंटी को मद्देनजर रखते हुए। एनी क्लूज? एक्सेलेंट। दूसरे ने कहा, दूसरा कुछ कह रहा है? एक्सेलेंट। एक्सपायरी, यू सी इट इज मेकिंग यू कन्फाइंड विद इन अ सर्टन प्रोसेस। सबसे पहले आपने 3 को देखा, 2 को देखा, आप कंज्यूमर आ गए, आपने ये जस्टिफाई करना मैं कंज्यूमर हूं। उसके बाद आपने वारंटी को देखना है और देखना है कि जी किस तरह वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। अगर उसकी वारंटी नहीं है, तब आपके पास भी इसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट उसके अंदर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है जी। अब आप, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, द सेकेंड एस्पेक्ट्स कम्स इनटू सर्विस। सर्विस सेक्शन 13 में चला जाए, 4 से आप 13 में चले जाए। 13 लिखा हुआ है जी, लाइबिलिटी, अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस शैल बी लाइबल टू अ कंज्यूमर फॉर डैमेजेस अप्रॉक्सीमेटली, लफ्ज क्या है जी? अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन, नॉट विद सर्टेनिटी, caused by the provision of the service that has caused damage. So the idea is, क्या आप प्रोडक्ट देख रहे हैं कि आप सर्विस देख रहे हैं? अगर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपने 4 में अपने अंदर देखना है, और 4 के ऊपर मैं आपको ये देखें, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपको प्रोडक्ट के अंदर रिटेन करेगा। ये सेक्शंस आपको 4 से 12 तक प्रोडक्ट के अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये बात इसलिए बावर कर रहा हूं क्योंकि जब आपने केस बनाना है,
खुदारा खुदारा खुदारा, एंड दिस इज फॉर एवरी लॉ, और ये मैं जस्टिस क्यूम साहब से सीखा है। आपने किताब उठानी है, सेक्शन 8 है, 6 है, 12 के दरमियान है, यूं देखना है और उसी के अंदर आपने केस बनाना है। यानी प्रोडक्ट की जो डिफेक्टिवनेस है वो क्लाइंट के कहने पे नहीं जाना, लॉ के कहने पे। ये सबसे की है, इसलिए मैं इतनी तकरीर लंबी कर रहा हूं। अगर आप इसके सेक्शन से बाहर हुए, हु विल टेक एडवांटेज? डिफेंस। सो एज अ डिफेंस लॉयर आपने कहना है ये उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं करता। देखा अब आप समझ रहे हैं इसको पढ़ने का तरीका किस तरह। वो मैंने इसके लिए इंटेलेक्चुअल रखी हुई आता है ना, तो मैं उसको इंटेलेक्चुअल डिबेट देता हूं, तो फिक्र ना करें। मैंने वो रखा हुआ है सवाल इसके लिए, क्वेश्चन 3 आप देखेंगे ना, मैंने 2-3 और रखी। ये जो वकील आता है उसको ये फ्लिप गुगली फेंकता है, मैं इसके लिए गुगली रखी हुई। सो इसके बाद आप दूसरी चीज है, मिसाल के तौर पे आप सर्विस से मुतमईन नहीं है। अब वो जो उन्होंने बात की थी ना मेकअप एक खातून का, मैं मजाक में देख रहा था, लेकिन इट डज नॉट फॉल इनटू प्रोडक्ट, इट फॉल्स इनटू सर्विस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इज वेरी स्पेसिफिक। वो देख लें, लायबिलिटी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन, डिजाइन, इनएडिक्वेट वार्निंग, इसमें से कोई भी मेकअप के सामान पे नहीं लागू हो रहा। मेकअप लाल रंग का है और उसकी क्वालिटी अच्छी है, लगाने वाला सर्विस प्रोवाइडर बारीकी देख रहे। आपने बारीकी को पकड़ लिया ना, आपका केस इधर उधर नहीं जाता। और दूसरी तरफ डिफेंस ने क्या लेना है? सर ये प्रोडक्ट का मामला है, तो सर्विस का मामला है। इन्होंने मांगा ही प्रोडक्ट है, यानी रिलीफ ही उन्होंने प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट में नहीं है ना, आप सर्विस में जरूर होना चाहिए। सो 13 जो है ना वो सर्विस के अंदर आ जाता है, और सर्विस के अंदर है जी लायबिलिटी फॉर फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विस। और हम 13 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A provider of service shall be liable to a consumer for damages proximately caused by the provision of service that have caused damage. यानी कि आप अगेन शुरू का लेक्चर, इंजरी, रॉन्ग, डैमेज। अब आपको सारी मेरी बातें ना कन्वर्ज होती नजर आएंगी। पहले आपको थोड़ी बिखरी हुई नजर आएंगी, अब आपको इंशाल्लाह जब हम सेक्शन के एंड तक पहुंचेंगे आपको इसकी क्लैरिटी, कंज्यूमर की, इसको किस तरह हिट करना है, अट्रैक्ट करना है, अटैक करना है। मैंने आपको 2-3 ऐसे जुबानी रट्टा लगा दिया कि आप बाहर जाएंगे ना, आप 3 को नहीं भूलते। सेक्शन 3, 2 और उसके बाद सीधा आपने 4 को देखना है, 13 को देखना है। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो 28 लगता है, क्योंकि मैं 28 से बैकवर्ड आता हूं, लेकिन अभी आपके लिए। और स्टैंडर्ड प्रोविजंस ऑफ सर्विस, ये 14 मैंने इसलिए लिखा है, ये डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। डिफेंस, वाई? इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन। एक स्टैंडर्ड, एक म्यार मुतय्यन हो गया सर्विस का। जिस तरह टीसीएस का म्यार मुतय्यन है, पिज्जा वाले का म्यार मुतय्यन है, खाने का म्यार, उसकी सर्विस का म्यार मुतय्यन है कि नहीं है। गाड़ी की प्रोवाइड करना टाइमली और गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस का म्यार मुतय्यन है, उनकी बुक में वारंटी के अंदर मुतय्यन है। ये मैं आपको डिफेंस दे रहा हूं। जब चीज मुतय्यन है तो आपकी ग्रज उस मुतय्यन के ऊपर, अबव और आउटसाइड होनी चाहिए कि जी मुझे ये मुतय्यन स्टैंडर्ड नहीं मिला। यानी कि प्रूफ करना क्लेमेंट के लिए, प्लेंटिफ के लिए डबल मुश्किल। आप स्पिन देख रहे हैं? नाउ मेकिंग सेंस? अब मैं आपको कन्वर्ज करता नजर आऊंगा सारी डिस्कशन को कि एक तरफ वेयर द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस रेगुलेटेड बाय स्पेशल लॉ, हम प्रोविजन और फेडरल, द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय सच स्पेशल लॉ। यानी कि आपका लॉ नहीं, अगर उसकी स्टैंडर्ड का प्रोविजन, सर्विस का प्रोविजन एक लॉ के अंदर मुतय्यन है, फूड के अंदर है, फूड अथॉरिटी के अंदर मुतय्यन है, टीसीएस के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर मुतय्यन है, या उसकी प्रॉमिस या वारंटी किसी फेडरल प्रोविंशियल लॉ के अंदर मुतय्यन है, आप अपनी आर्बिट्ररली
अपनी सर्विस अपना कोई नहीं मुतय्यन कर सकते। मेकिंग सेंस? ये डिफेंस है। सो तेरा एकदम से आपको आता है हाउ टू अटैक दिस, और उसके ऊपर आ जाता है हाउ टू अटैक द सर्विस डिफेंस के अंदर। सो अगर आपने दोनों साइड से देखना है, आपने डिफेंस को भी देखना है कि कहीं ये स्टैंडर्ड मुतय्यन तो नहीं है, कहीं मैं फंस तो नहीं रहा। अगर मैं फंस रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए वो स्टैंडर्ड किस तरह वायलेट होता है। आगे मैं आपको बताता हूं। अब मेरा यहां पे अभी मेंबर साहब हुआ है, ऑनररी मेंबर साहब, तो मैं इनको वो फ्लिप फेंकूंगा, स्पिन जो मैंने रखी हुई है वो ये है कि प्रोडक्ट के लिए इस लॉ में बहुत क्लियर गाइडलाइंस है। प्रोडक्ट अगर आपकी खराब है, मेरी ऐनक, मोबाइल, लेट्स टेक मोबाइल है आजकल वो बड़ा प्रॉब्लम है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया कि मोबाइल प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। एंड सडनली वी सी पार्ट 4 में प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड एट द बिजनेस प्लेस, रिसीट टू बी इशूड टू द परचेजर, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। सर ये आपके लिए जो आप वारंटी की बात कर रहे थे ना, और अदर देन दैट रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी अगर कागज पे लिखी है, यू आर गोइंग टू गो एंड सी कि वो रिटर्न एंड रिफंड ऑफ अ मोबाइल, ऑफ अ कार, ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट यू बाय। सो प्रोडक्ट के अंदर 4 से 12 तक वो बड़ी एक डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव किस तरह है, और मैन्युफैक्चरर की ऑब्लिगेशंस यहां पे लिखी हुई है। यानी कि अगर गाड़ी मैन्युफैक्चरर हुई है, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ है या कोई हुआ है, उसके अंदर की ऑब्लिगेशंस हैं, क्या वो ऑब्लिगेशन मैन्युफैक्चरर वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि आप अगर डिफेंस ले रहे हैं तो आप लेंगे कि जी मैन्युफैक्चरर ने रिटर्न और पॉलिसी मुतय्यन की हुई थी, इन्होंने उसकी पाबंदी नहीं की, ये एक्सपायरी डेट्स के बाद आए हैं। इज दैट क्लियर सर? क्योंकि प्रोडक्ट से चलेंगे प्रोडक्ट बनाने वाले पे। सबसे पहले अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, आप सीधा जाएंगे प्रोडक्ट 4 से 12, क्या प्रोडक्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। और मैं इनकी गैर मौजूदगी में दोबारा रिपीट करूंगा, जज साहब से मैंने ये सीखा है कि जी वो किताब से पढ़ते हैं और उसको वहां लिखते हैं, अपनी तरफ से नहीं कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, रंगीन नहीं था। किताब में अगर लॉ में कहता है कि ये डिफेक्ट है, आपने वही डिफेक्ट लिखना, वही अल्फाज इस्तेमाल। That is why it's there. That is why it will hit you and it will be airtight. और अगर प्रोडक्ट है तो मैन्युफैक्चरर भी होगा, मैन्युफैक्चरर की ऑब्लिगेशंस आपने मैन्युफैक्चरर को हिट करना है इन क्लॉजेस के अंदर। डिफेंस इन्हीं क्लॉजेस को आपने प्रोटेक्ट करना है कि जी ये तो सारा क्लियरली रिटन है, इन्होंने वायलेशन की है। एग्जाम्पल कि जी मोबाइल अगर आपने गिराया तो जिम्मेदारी किसकी है? जरूरी नहीं है, अगर शॉक प्रूफ मोबाइल है तो उसके अंदर चेक करें। सर आप ही के सवाल को उल्टा चलते, सेक्शन 3 आप कर सकते हैं कंज्यूमर के तौर पे, सेक्शन 2 आप कंज्यूमर हैं कि नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए तो नहीं लिया, आपके पास रसीद है कि आपने लिया, आगे चलते। यस, प्रोडक्ट की डिफेक्टिवनेस देख लें। और अगर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में नहीं है, देन अगेन वी विल नॉट गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, विल गो कि जी जो प्रोडक्ट बेचने वाला है अब उसको हिट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर 21 के अंदर ये भी है थोड़ा सा, ये मैं इसलिए आपको अलग रखा है, ये अलग है, ये आपका ई कॉमर्स ऑनलाइन के अंदर बहुत इफेक्टिव है, ये बाहर के लिए भी इफेक्टिव है। अखबार इश्तिहार है, या आपको कोई फॉल्स क्लेम करता है दुकान के बाहर कि जी ये जूती जो है ये एक्चुअल, मैं नाम नहीं लेता चलें, एक्चुअल क्लार्क है या एक्चुअल एडिडास है, ठीक है, फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग। इसको थोड़ा सा बड़ा करना, जूम कर ले, चलो इसको जूम करते। लास्ट लाइन जी, आर यू विद मी?
ये मैंने सिर्फ आपको लगाया कि अगर आपने किसी को टारगेट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टूल है ऑनलाइन के अंदर, कई अगर देर इज समथिंग विच इज मिसलीडिंग, फॉल्स, लुक एट द वर्ड्स, फॉल्स, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, 3 चीजें आपके पास हिट करने को हैं। उसकी आगे डेफिनेशंस दी हुई है, मैं उस पर नहीं जा रहा इस वक्त क्योंकि एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, प्रैक्टिकल रखनी है। अगर आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है या ऑनलाइन कोई क्लेम कर रहा है, मैं आपको वो केस भी दिखाता हूं, उसमें ऑनलाइन वो क्लेम कर रहा था, ठीक है जी, आई डोंट नो वेदर आई हैव टाइम फॉर दैट और नॉट, as long as you want. Please. सॉरी। तो उसके अंदर आपने इसको अलग ट्रीट करना है। 3, आपने देखा स्कोप है, कहीं मैं किसी और लॉ के ऊपर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहे। 2 में जाएं, कंज्यूमर है, आपका डिफेंस क्या है, ये कंज्यूमर नहीं है। उसके बाद आप प्रोडक्ट पे आए, प्रोडक्ट के बाद आप मैन्युफैक्चरर पे आए। आपके केस में मोबाइल का मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उसकी जो वारंटी वगैरह या तो वो शॉप देगा या वारंटी नहीं है। फिर भी आपने देखना है कि कई कागज के पीछे वारंटी, इंप्लाइड वारंटी तो या कहीं लिखी तो नहीं है। अगर वारंटी से बाद में आप जाके देखते हैं, मिसाल के तौर पर वो कहेगा जी मेरी वारंटी है 15 घंटे की, 15 दिन है, ठीक है, उसको चैलेंज किस तरह करना है वो भी एक, क्योंकि लॉ के अंदर भी आपके पास प्रोविजन है कि 15 दिन के अंदर आप चैलेंज कर रहे हैं। और अगर 15 दिन बाद जाते हैं तब भी आपके पास एक डिफेंस ये लेगा कि जी 15 दिन बाद आए हैं। आपने उसके अंदर 15 दिन को किस तरह कवर करना है वो एक और टैक्टिक है। बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स अज्यूम कि जी ये आपका है, लेट्स से वो मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में है, इट्स अ जापानीज असेंबलर ऑफ अ कार, यू गो एंड यू सी इन सेक्शन कि जी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरर क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं जिससे आप उससे उस पर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। एनी क्वेश्चंस? मैं आपकी इजाज़त से आप इसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। आप एक केस मैं ऑलरेडी हैंडल कर रहा हूँ, वकील साहब का ही बीच में था। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, उन्होंने कहा काले रंग की, कागजात में लिखा हुआ है, जो गाड़ी का जो सेलर है वो डीलर जो है काले रंग की टोयोटा करोला गाड़ी देगा। उसने जाके सही टाइम के ऊपर कहा कि जी मेरे पास तो ये सिल्वर गाड़ी है, उसने सिल्वर पकड़ा दी। अब उस पर क्या दावा बनेगा? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, इसी एग्जांपल को लेके आप सोच के देख लें। आप या फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल ले लेते हैं। वो आपको गाड़ी देता है, गाड़ी चलते चलते वहाँ पे जाके रोड के ऊपर चलनी बंद हो जाती है। दूसरा, वो गाड़ी आपको टाइम पे नहीं देता, 6 महीने के बाद देता है। तीसरा ये कि वो गाड़ी देता है मगर वो काले रंग की नहीं है, वो सिल्वर रंग की है। तो इनमें कौन कौन से एग्जांपल्स बनेंगे? पहले आप देख लीजिए कि गाड़ी ली और गाड़ी लेके आप आगे गए, गाड़ी चलनी बंद हो गई, तो उसका क्या मुकदमा बनाएंगे? एक्सीलेंट। डिफेक्टिव प्रोडक्ट में खराबी है। एक्सीलेंट। उसने आपसे वादा किया हुआ मुआहदे के अंदर कि ये गाड़ी आपको मैं फलां तारीख से पहले दूंगा। 3 महीने गुजर गए, अब क्या कौन सा केस बनेगा? सॉरी, मिसलीडिंग उसने क्या की? वो तो उसका मकसद था कि वो जानता था बीच में फ्लड आगे नहीं है। यू कैन आर्ग्यू डिफेक्टिव सर्विसेज इसके अंदर। अब वो रंग अगर आपको गलत देता है, कागज पे उसने आपको लिख के कहा हुआ है कि वो आपको काला देगा और जाके सेल दे देता है, तो फिर क्या करेंगे? सॉरी, ओके, ऊंचा बोले। ओके, मैं नॉट आस्किंग फॉर द रेमेडी एट ऑल यार। अभी हम पूछ रहे हैं कि अंडर द स्पेशल परफॉर्मेंस किसी सूरत में भी नहीं। आप सेक्शन 21 का केस बनाएंगे। इसमें गलती क्या की हुई थी? फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट का बनाया हुआ था। नीचे से इस नुक्ते पे गाड़ी तो सही चलती है, रंग अगर उसका फर्क है तो हाउ इज इट डिफेक्टिव? हमने बड़ी बहस करने की कोशिश की कि जी इस तरीके से डिफेक्टिव है, और नीचे से एक मुकदमा बनना चाहिए था या मिसरिप्रेजेंटेशन का, या बहस करने के ऊपर अगर मिसरिप्रेजेंटेशन का नहीं बनाना बनता तो मिसरिप्रेजेंटेशन का या 21 का बनता है। या फिर अगर आप डिफेक्टिव सर्विसेज भी, कि इसने मुझे काली देनी थी और इसने मुझे सिल्वर दी तो ये डिफेक्टिव सर्विस है, उसकी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ द कार वाज द सर्विस ही वाज गिविंग मी। इट बॉइल्स डाउन टू आपकी सक्सेस लॉस वगैरह इनके ऊपर करेगा। आप क्या केस प्लीड कर रहे हैं? 1 में डिफेक्टिव प्रोडक्ट में जा रहे हैं, सर्विसेज में जा रहे हैं, कि सेक्शन 21 में जा रहे हैं? दिस इज वॉट यू नीड टू टेक अ लुक एट। यू हैव टू फॉर्मुलेट योर केस कि कौन सी स्ट्रीम में मेरा केस बनता है। ये भी आर्ग्यूबल है कि अब मैं डिफेक्टिव सर्विसेज और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों चीजें बना दूं, मेरे ख्याल में बन सकती हैं, मेंटेनेबल हैं।
बट डिफेक्टिव प्रोडक्ट किसी तरीके से नहीं बनती। गाड़ी के अंदर क्या खराबी है अगर उसका रंग खराब है, उसकी परफॉर्मेंस के अंदर तो कोई असर वगैरह नहीं पड़ रहा ना, बाकी चीज़ है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ही चीज़ के बारे में डिपेंडिंग ऑन उसके अंदर क्या खराबी है, यू कैन चूज द 3 ऑप्शंस, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर गलत डिफेक्टिव प्रोडक्ट में डाल दिया तो वेले हैं आप, सुप्रीम कोर्ट तक जीतने में मसला पड़ेगा। So, अभी आप, आई एम सो ग्लैड कि फ्रॉम देयर थिंकिंग ऑफ इट्स अ वेरी सिंपल लॉ, इट्स अ वेरी, जैसे आप कहते हैं टेक्निकली तो मैं नहीं इसको कहूँगा, इट्स लाइक अ कंप्यूटर। अगर आपने सही बटन दबाया आपको सही आउटपुट आई। लास्ट लाइन, अगर आपने सही इसको अप्लाई किया आपको सही रिजल्ट आएगा, दूसरा निकल नहीं सकेगा। अब इसी केस को मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल थोड़ा ताकि टू मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग, 420 और 406 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑफेंसेस हैं। 400 पीपीसी में 406 अमानत में खयानत और 420 है मुझे फ्रॉड हुआ। सो एक जजमेंट है जिसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि आप पहले डिसाइड करिए 420 है कि 406 है, कि यानी कि आपको बेवकूफ़ बनाया कि आपने अमानत में खयानत की। अमानत में खयानत का मतलब है आपने उसको दिया सोच समझ के, तो 420 ही तो ना हुई। यू सी, दोनों ऑफेंसेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसी तरह आपने सोचना है डिफेक्टिव प्रोडक्ट है या फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन थी। और मतलब अगर आपने देना नहीं, मैं उसको और बता रहा हूं, इसमें दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं तीनों हो सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि कॉन्ट्रडिक्ट ना कर देना, उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना कर देना कि जी मैंने प्रोडक्ट ले तो लिया और मैं 3 महीने बाद मुझे पता लगा रंग सिल्वर है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, उसने दी भी 6 महीने लेट और थी भी काली नहीं थी, सिल्वर थी, और मैं इशारे पे लेके गया, गड्डी भी बंद हो गई। तुम तीनों के तीनों बनेंगे, आप तीनों के अंदर बीच में उसके अंदर आप प्लीडिंग में आप तीनों चीजें लिखेंगे। नहीं, 3 महीने आप कलर ब्लाइंड तो नहीं थे ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ 6 महीने लेट दी और मैं गाड़ी लेके जा रहा था। नहीं, आपने ली गाड़ी ना, आपने उसी वक्त लिखता है जी आई एम नॉट हैप्पी विद द कलर, दिस इज नॉट व्हाट आई प्रॉमिस्ड, प्लीज गिव मी इन ल्यू ऑफ दैट। यू, मैं डिफेंस की बात कर रहा हूं, मैं डिफेंस ये लूंगा कि आपको 3 महीने बाद खत्म आया, प्रोडक्ट वारंटी एक्सप्रेस्ड एम्प्लॉयड है कि बाहर है, उसकी वारंटी के बाहर अगर आप आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ये मेरा डिफेंस है। कमिंग बैक टू, मैं थोड़ा सा इसको सम अप कर दूं, सेक्शन 2-3 क्रिटिकल है और 4 से 21 तक आपकी स्ट्रैटेजी है कि आपने केस को किस तरह पकड़ना है या डिफेंड करना है। मैं आपको सम अप कर रहा हूं, मैं एक एक सेक्शन पे नहीं जा सकता, इट इज टू वाइड। 3, 2 एंड सडनली यू जंप फ्रॉम 4 to 21, मेकिंग सेंस सर? आपने इसको अटैक किस तरह करना है, आपने इसको डिफेंड किस तरह करना है, इसके अंदर सोल्यूशन है। बट करना क्या है यार बीच में, वो तो कानून ही आप बीच में कर रहे हैं, बताइए कि हमने तो कमाई कर ली है, हमने करना क्या, दावा सीधा जाके जमा करा दें हम। 28 में आते, क्लाइंट आए सीधा जाके दावा जमा। मैं कहता हूं कि जी 4 के बाद 2-3 के बाद आप 28 को पढ़ के फिर डिटर्मिन करें। 28 मेरे नजदीक ऊंचा करें, कर देगा एक्सपैंड, पढ़ दीजिए, इधर से पढ़ दीजिए। हाँ, अ कंज्यूमर हु हैज सफर्ड डैमेज, द हिट इज, आप क्या पकड़ रहे हैं, डैमेजेस, और damages authority in other cases shall by written notice, this is the key, shall by written notice, shall is binding, mandatory, there is no may, there is shall, you have to give a what, written notice, because it is mandatory, it is binding on you. A call upon a manufacturer or service provider or provider of services that a particular product is defective or faulty, or the conduct of the manufacturer provider is of the provision of this act, contravention of the provision of this act, and he should remedy the defects, one, or give damages where the consumer has suffered damage, or the जी अच्छा 2 पे आ जाए, within 15 days of the receipt of the notice, reply thereto. This is for defense. You receive a notice, कितने दिन है आपके पास? 30 दिन नहीं है, कई अदर लॉज में 30 दिन के अंदर आपने नोटिस का जवाब देना है, इसके अंदर 15 दिन है। तो मोमेंट यू आर ऑन द डिफेंस साइड,
आपने लीगल नोटिस पूछना है जी, आपको लीगल नोटिस आया था? हाँ मुझे आया था, मुझे याद नहीं, घर छोड़ आया। The entire case will revolve around what? The legal notice, because the legal notice is the ground जिस पे आपने डिफेंस बनाना है अपना। आप कह सकते हैं लीगल नोटिस की जुरिस्डिक्शन या जो भी आपके डिफेंस है वो लीगल नोटिस के अंदर उसने लिखे होंगे। मैं आपको लीगल नोटिस का जवाब भी दिखाता हूं। No claim shall be entertained by a consumer unless the consumer or authority has given notice under this, provides proof that the notice was duly delivered। कोरियर करना और कोरियर की रसीद रखना, प्लीज कोरियर की रसीद रखना। Has not responded thereto, a claim by the consumer authority shall be filed within 30 days of arising the cause of action। Claim by the consumer, again plaintiff या claimant, कितने दिन के अंदर? और क्या लफ्ज लिखा है? cause of action। You must in your legal notice develop a cause of action। इसको उल्टा पढ़े, एक्शन का वजह, मैं क्यों एक्शन ले रहा हूं, कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपने डिफेंस लेना है, आपने डिफेंस हिट करना है, कॉज ऑफ एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपने क्लेमेंट है, आपने क्या हिट करना है? कॉज ऑफ एक्शन ये था। क्या एक्शन था? 4 से 21 तक। और लीगल नोटिस भी दिया, कोई जवाब नहीं आया। कॉज ऑफ एक्शन 2, 3, डिस्पाइट मैंने उसको कहा ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, आप मुझे चेंज करके दें एज पर कंज्यूमर लॉज, या मुझे रिप्लेस करके दें और मेरे डैमेजेस दें। क्या नहीं आया जवाब? नहीं आया। कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्ट, परसिस्ट टिल टुडे। आपका जो डिफेंस है वो 7 डेज लेगा, जिस दिन आपका प्रोडक्ट चला गया उसकी वर्डिंग्स पे आपने जाना है, नॉट दी 7 डेज, क्योंकि ये आप 2 साल बाद भी कर सकते हैं। 2 साल बाद मैं मोबाइल को कहूँ जी ये काम नहीं कर रहा, तो 7 डेज 2 साल बाद शुरू होंगे कि उस वक्त से शुरू होंगे? प्रोडक्ट आते ही मतलब रिकॉर्ड होता है, आते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो फिर वो 7 डेज काउंट करेंगे या ये 30? मैं आपकी बात को नहीं समझा। 7 डेज सर बात होगा, मैं आज मंगाता हूँ ना, ठीक है, तो फिर उनकी जो लिखा होता है जो टर्म एंड कंडीशन में कि अगर ये ओके, मैं इसका जवाब आपको कितनी देर बाद पता लगा वो फॉल्टी है? कितनी देर बाद? 6 दिन ले ले। 6 दिन के बाद आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है जी। 6 से 7वें दिन से लेके 30 दिन के अंदर ये है, 7 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर क्लेम बाय द कंज्यूमर शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम अराइजिंग द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 6ठे दिन, उसके कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। एक सेकंड, इट्स एन आर्ग्यूएबल थिंग। एक सेकंड प्लीज भाई। कॉज ऑफ एक्शन देखिए, इस केस के अंदर प्रॉब्लम मल्टीपल होंगे। पहला कॉज ऑफ एक्शन आपका, यू विल इन योर प्लेंट राइट डाउन कि मेरा कॉज ऑफ एक्शन जब चलना बंद हुआ, राइट। दूसरा, अगर आप डिफेक्टिव सर्विसेज का कह रहे हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट की हद तक तो जिस वक्त वो डिफेक्टिव हुआ उसके 30 दिनों के अंदर करना है। मगर अगर तुम्हारा वारंटी का एक 7 दिन का चीज है, तुमने वारंटी दी और उन्होंने नहीं ऑनर किया, तो दिस इज एडिशनली उस 7 दिन से फिर 30 दिन तो अलहदा तुम्हारे शुरू हो जाएंगे डिफेक्टिव सर्विस के, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के नहीं। फिर मैं ये कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन और ये जो वारंटीज वाली सारी चीजें ये आप इनके ऊपर करेंगे। कॉज ऑफ एक्शन में आप अपनी प्लेट में ड्राफ्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं कॉज ऑफ एक्शन इनिशियली अरोज व्हेन ही सोल्ड मी अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, it thereafter on such and such date on which this product actually stopped working, and thereafter मैंने इसको वारंटी के लिए लिख के भेजा और उसने रिफ्यूज किया, उसने ये किया, उस दिन का डिफेक्टिव सर्विसेज का हुआ। तो ये 3 लेवल के ऊपर आपकी सर्विसेज होती हैं, 30 दिन के अंदर अंदर ये करके आप आगे करोगे। सो इट वर्क्स। इसको आपने इस तरह करना है जैसे मोहम्मद बता रहा है, ये टिप लिख लें। आपने इसको कहना है जी कॉज ऑफ एक्शन स्टिल परसिस्ट
टिल डे अभी भी परसिस्ट कर रहा है। और ईच डे जबकि मुझे वो नहीं रिप्लेस करके दे ताकि रहा तो वो आपको लिमिटेशन के अंदर या आपकी कॉज ऑफ एक्शन के बाहर आ जाए, लाने की कोशिश करेगा डिफेंस। आपने कहना मैं तो आज भी परसिस्ट करता है। उसके लिए जो मोहम्मद बता रहा है ना कि जी उस दिन फिर कॉज ऑफ एक्शन था जिस दिन मैंने डब्बा खोला, उस दिन भी था जिस दिन ये काम करना शुरू हुआ, और उस दिन भी था जब मैंने इनको राब्ता करके कहा कि जी आपकी इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट वारंटी एग्जिस्ट करती है, आप ठीक करें। उन्होंने मुझे जवाब में दिखा, ये लिख लें, ये टैक्टिक है। उन्होंने कहा जी हम आपको 5 दिन में बताते हैं, 10 दिन में। आज तक वो 10 दिन में मुझे नहीं बता रहे, मैं रोज फोन कर रहा हूं। सो आप कॉज ऑफ एक्शन को खींचते जा रहे हैं ताकि वो कहीं डिफॉल्ट के एरिया में ना आ जाए। कोशिश आप करें, फिर भी टाइम के अंदर ही करें वगैरह, बट आप खींच डेफिनेटली सकते हैं। एक चीज मैं तमाम दोस्तों के सामने, शाह साहब के मैं लेक्चर में इंटरप्ट कर रहा हूं लेकिन करना चाहूंगा, आप अगर डिफेंस की तरफ से हैं, आपने अपने जवाब के अंदर क्या लिखना है उसका सारे का सारा जवाब यहाँ पे 28 के अंदर लिखा हुआ है। व्हाट सब सेक्शन इज टेलिंग यू कि आपके डिफेंसेस क्या हो सकते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें? सॉरी, आप दोस्तों से मैं पूछ रहा हूँ, ये आपको ये भी बता रहा है कि जी जब आप जवाब वगैरह देंगे तो आपके डिफेंसेस क्या है, क्या क्या मुमकिनात में, कौन से सेक्शन में लिखा, सब सेक्शन में लिखा हुआ इसमें? ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन 28, ये इस कानून का दिल है। बैंकिंग के कानून के अंदर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेक्शन 9 इस तरीके से, इसके अंदर कहीं नहीं कुछ लिखा हुआ कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स और होंगी जवाब की, लेकिन सेक्शन 28 का एक आपको बता रहा है कि आपकी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस क्या होंगी, आप ये दावा कैसे खारिज करेंगे, और चीख के बता रहा है। क्या बता रहा है? आपकी पहली कंज्यूमर, पहला नुक्ता, ये तो कंज्यूमर है ही नहीं, डिफेंस राइट फलां डेफिनेशन उसकी वहां पे मौजूद है, फॉर XYZ रीजन नहीं है। आगे हु हैज सफर्ड डैमेज, ही हैज नॉट सफर्ड डैमेज, ही हैज नॉट क्वांटिफाइड डैमेज। ये इब्तिदा के अंदर ये चीज है, और ये चीज आपको ये भी बता रहा है कि आपने अपने क्लेम में क्या लिखना है। पहला पैराग्राफ, मैं कंज्यूमर हूं, इस वजह से ये चीजें हैं, मैंने ये हासिल किया, अंडर डेफिनेशन मैं ये हूं। दिस इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आपने सफर डैमेज किया हुआ लाजमी है। सो आपकी प्लेंट में ये लिखा होना, कंप्लेंट में लिखा हुआ लाजमी है कि मुझे डैमेज हुआ और ये डैमेज हुआ है, इस तरीके से यू हैव टू स्पेल इट आउट। यू आर नॉट गोइंग टू ये मुख्तलिफ लोगों की किताबें पकड़ के मत कीजिएगा। कानून आपको बता रहा होता है कि क्या क्या हांडी के अंदर चीजें डालोगे तो डिश बनेगी, नहीं इनमें से एक चीज भी तुम डैमेज का जिक्र ही नहीं करते, डैमेज हुआ ही नहीं, वेले यू हैव नॉट सफर डैमेज। साथ ही साथ ये आपको सेक्शन ये बता रहा है, ये गुर सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग का अगर मुकदमा जीतना है उसका सेक्शन 9 भी आपने इंजर पिंजर अलहदा करके वो आपको बता रहा होता है कि प्लेंट में क्या लिखना है, और साथ ये भी बता रहा होता है कि PLA या रिटन स्टेटमेंट के अंदर क्या ग्राउंड्स लेनी है जिसके ऊपर उड़ाना है। पहला इस चेन की एक लिंक आपने तोड़ दी, डैमेज नहीं हुआ, जीत गए। डैमेज हुआ, कंज्यूमर नहीं है जी, जीत गए। आगे जाके इन अदर केसेस शैल बाय रिटन नोटिस की तरह प्लीड ही नहीं किया, भेजा ही नहीं। कॉल अपॉन मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडर वगैरह, मैन्युफैक्चरर ये सर्विस को तो लिखा नहीं, उन्होंने तीसरे बंदे को बीच में अखबार में लिख दिया था कि जी हमारे साथ बड़ा नुकसान हुआ, ये पब्लिक नोटिस छाप दिया अखबार के अंदर, फिर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं की। दैट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इज डिफेक्टिव और फॉल्टी, डिफेक्टिव है ही नहीं या फॉल्टी है ही नहीं, रंग के ऊपर लड़ाई है, ये दोनों डेफिनेशन में नहीं फॉल करता। और conduct और द कॉन्डक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, कोई और मैन्युफैक्चरर है, या मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूं, इज नॉट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन। इस एक्ट की कोई स्पेसिफिक स्पेल आउट ही नहीं की कौन सी प्रोविजन मैं नहीं वायलेट कर रहा, ये डिफेंडेंट की तरफ से कह रहा हूं। ही शुड रेमेडी द डिफेक्ट्स थे ही नहीं, और गिव डैमेजेस कोई उसको हुआ नहीं। वेयर द कंज्यूमर हैज सफर डैमेज और सीज टू कॉन्ट्रवीन, ये करने के लिए मैंने तो कोई चीज गलत की नहीं, तो ये आपको प्लेंट के भी अनासर बता रहा है, ये चीजें आपने लिखनी है, ये जादुई अल्फाज हैं। और लैंग्वेज ये इस तरह, ही हैज कॉन्ट्रवीन्ड द फलां सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, ही हैज गॉन अहेड एंड कॉज डैमेज, ये
अनासिर हैं आपकी रेसिपी बुक का, आपकी कंप्लेंट में लिखोगे तो जीतोगे मुकदमा, नहीं लिखोगे तो फारिग हो। फिर बार बार ये कह रहा हूं, नोटिस में भी ये चीजें लिखनी है और अपने मुकदमे में भी आगे लिखनी है, और ये चीजें आपको दूसरी साइड का भी बता रहा है। सारी वक्त शतरंज आप काले पीसेस के साथ नहीं खेलते, चिट्टे के साथ भी दूसरी साइड से भी खेलते हैं। दूसरा भी आपका क्लाइंट हो सकता है। तो तोड़ क्या है वो चीजें, दिस इज टेलिंग यू डोंट गो बाय प्रेसिडेंट्स। आपका असल मकसद ये है आपको समझाने का कि मेन कानून के दिल के अंदर जाके उसका इंजर पिंजर अलहदा करके इस चेन का एक कड़ी का एक चीज तोड़ दोगे, मुकदमा जीत जाओगे। अटैक हर चीज के ऊपर, इधर भी जोर लगाओ, इधर भी जोर लगाओ, इधर भी जोर लगाओ, मगर जो सबसे उसकी वीकेस्ट चीज है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नुक्ता है बहस के लिए। दिस इज हाउ यू विन केसेस, दिस इज हाउ, ये जो आपका है ना, ये दिस इज एक्चुअली योर हार्ट, और इसका इस कानून का इस पे जीतोगे। और ये अल्फाज इस्तेमाल होने हैं, बैड प्रोडक्ट नहीं लिखना, जो अल्फाज लिखा हुआ है डिफेक्टिव लिखा हुआ है, यूज द वर्ड डिफेक्टिव, से अंडर सेक्शन सच एंड सच। ये तरीका है मुकदमे जीतने का। फिर मैं बार बार ये कहता हूं, अली बाबा 40 चोर, खुल जा समसम। केव के सामने बैठ के तुम कहते रहो ओपन ओ ग्रेट केव, धमाका करने की कोशिश करो, ये वो करके उसने खुलना उन जादुई अल्फाज के साथ ही है। और वो अल्फाज आप बीच में लिखोगे, हांडी के अंदर तुमने बीच में एक एलिमेंट डाला नहीं, बना के आके पुलाव रख दिया सामने, उसमें गोश्त ही नहीं है, या जो चीज है वो कहेंगे पुलाव नहीं है, और वहां पे किसी ने नहीं इसको चखना। खुलजा समसम के अंदर जवाहरात नहीं मिलेंगे, तो सॉरी आपके इसके अंदर ये किए, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। और बार वोकेशनल कोर्स का हर कानून, जिंदगी में जो कानून पकड़ो उसका सेक्शन 9 या ये सेक्शन 21 ढूंढो, और फिर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बतौर वकील ये कि दावा कैसे होना। शाह साहब बाकी चीजें तो पढ़ा रहे थे हमें, मैंने कहा वो जी बीच में जो नुक्ते वाली है जी, करना किस तरह, कमाई कैसे होनी है, क्लाइंट से फीस लेके करना क्या है, उसके ऊपर जाओ और उसका इंजर पिंजर अलहदा करो और उसको पढ़ो कि मुझे क्या फायदा हो सकता है अगर मैं इस साइड से हूं, और मुझे क्या नुकसान हो सकता है अगर मैं इस साइड से हूं, या फायदा हो सकता है। वो करोगे तो आप, कोई दुनिया का बंदा नहीं आपको हरा सकता मुकदमे में। मैं क्विकली आपको बताऊं, मैंने जो आपसे कमिट किया था ना कि मैं आपको पहले इसका लेआउट बताऊंगा, जो मैंने अभी तक बताया था सेक्शंस, इतने सेक्शंस पढ़ाने का फायदा नहीं था। मैंने आपके फिंगर टिप्स पे ले आया हूं। कौन से सेक्शंस हैं जी? 3, 2, और सीधा मैं गया हूं जी कि आपने जो फेंसेस, वो सॉरी जो उसको इंजरीज ढूंढनी है 4 से 21 तक ढूंढनी है, और कौन सा सबसे क्रिटिकल है? 28। उसके बाद मैं आपको जो ले आता हूं, हाउ देन वी बिगिन फाइलिंग अ केस, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड कि 28 पढ़ने के बाद जो हमारा सारा जो दारोमदार है ना, वो हमारा ये है प्रोसीजर एज ए कंप्लेनेंट। ये प्रोसीजर है, आपने लीगल नोटिस देना है एज पर सेक्शन 28। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्री ट्रायल, आपने उसको एक लेटर जरूर डालना है कोर्ट में कि जी मैंने ये दावा डालने के बाद मैं, अगर मुझे ये ₹1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 विद डिफेक्टिव प्रोडक्ट, या मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे, मैं वापस ले लूंगा। ये जरूरी है। नहीं, लीगल नोटिस के अंदर नहीं लिखना कि ये अलहदा कोई होता है। लीगल नोटिस के बाद बता रहा हूं। नहीं, ये कह रहा हूं ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्री ट्रायल अरेंजमेंट, ये 28 के अंदर नहीं ऑफर होगा कि कोई अलहदा, ये अलहदा सेक्शन है जी, ये अलहदा सेक्शन है। और ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने ये प्री ट्रायल 29 है, सेटलमेंट एट प्री ट्रायल स्टेज, एनी पार्टी, वो कोर्ट करवाता है, वो कोर्ट करवाता है, लेकिन आप एप्लीकेशन, आपकी फाइलिंग पहले आएगी यार। नहीं, फाइलिंग हो चुकी है ना, लीगल नोटिस, फाइलिंग ऑफ द कोर्ट एज कंप्लेनेंट हाँ, पहले ऊपर आएगी, आ गया। आपका वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा। फाइलिंग आपने कर दी, मेरा मतलब है आपने फाइलिंग केस कर दी है, लीगल नोटिस दे दिया। अब मैं ले रहा हूं प्रोसीजर एज ए कंप्लेंट, आपने केस फाइल कर दिया, ठीक है जी। आपने उसके बाद एक एप्लीकेशन 29 के अंदर देनी है कि जी अगर एज ए कंप्लेनेंट मुझे, अगर ये आउट ऑफ कोर्ट करना चाहता हूं, और अगर ये मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दे, और अगर मेरी कंपनसेशन कर दे, मैं हटा दूंगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प योर केस। मैं उसका भी जरा वो निकालता है, वो जो केस है, कौन सा कानून? नहीं, वो जो मैंने केस 30 दिन केस आपने जो किया, नहीं जी, कॉज ऑफ एक्शन के 30 दिन के अंदर अंदर आपने करना है, 30 दिन के अंदर
कॉज ऑफ एक्शन के 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस को कहा इसके अंदर करें, उस तारीख से आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया। ठीक है, आपका कॉज ऑफ एक्शन शुरू है, उसके 30 दिन के अंदर इसको प्रोलॉन्ग ना करें। या आप लिखें कॉज ऑफ एक्शन परसिस्ट कर रहा है, अगेन मैं वो ला रहा हूं, कॉज ऑफ एक्शन इज द ट्रिगर पॉइंट। कॉज ऑफ एक्शन परसिस्ट कर रहा है जी रोज, फिर आपका वो डे पे आएगा, क्योंकि जो डिफेंस है वो लिमिटेशन को करेगा कि जी ये 30 दिन के अंदर फाइल नहीं हुआ था। इसको अगली स्लाइड पे सॉरी क्या करना? आगे चल रहा है, एंड पे, बिल्कुल एंड पे जी। ये सेटलमेंट लास्ट लाइन, अच्छा इस तरह है, ऊपर चले। ये लीगल नोटिस का एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लीगल नोटिस किस तरह, ठीक है जी, क्लाइंट का नाम ना आ गया। ये लीगल नोटिस का जवाब आया है मुझे, ये मैं भी ये भी दिखाना चाहता हूं, व्हाट नॉट टू डू। 5 सफ़ों में? हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, और उसने इसमें एडमिट 6 सफ़ों में, लगता है आपने बहुत दुखा दिया था उनको। नहीं, उसने लिखा है, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बताइए। एक सेकेंड, दिस इज अ सैंपल ऑफ अ लीगल नोटिस, ठीक है जी, आपने रेफरेंस देना है। लीगल नोटिस, डिफेक्टिव मिसलीडिंग सर्विस, डिफेक्टिव प्रैक्टिसेस, indecent behavior, and the notice regards the return of the equipment, machines, without removing, tampering or copying any sensitive data or removing any parts from the above। ठीक है, ये सारा उस पर लिखा है कि जी आपने विजिट किया। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी हमने लिया हार्ड ड्राइव और प्लॉटर के अंदर इक्विपमेंट्स डली, वो प्लॉटर के अंदर इक्विपमेंट्स फेल हो गई, काम नहीं किया विद इन एक्स डेज, और हमने उनको इतला दी और उन्हें कहा जी आप रिप्लेस करें। नाउ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं प्रोडक्ट पे जाता, मैं सर्विस पे गया। वही सवाल जो आपके पास है, क्या मैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट पे जाऊं, डिफेक्ट अनफेयर प्रैक्टिस पे जाऊं, या तीसरा कौन सा है जी, सर्विस पे जाऊं। आई चोज सर्विस, कि प्रोडक्ट आपने जहां मर्जी से लिया हो, उसकी वारंटी है नहीं है, मैं उसके अंदर जाना नहीं चाहता था। मैं गया हूं कि जी आपका काम था इसको चलाना, इसकी रिपेयर करना, मैंने हिट किया है रिपेयर के एस्पेक्ट को। उसकी सर्विस क्या? उसके सर्विस थी, उसकी सर्विस थी कि ही विल रिपेयर इट एंड फिक्स इट एंड गिव मी इन वर्किंग कंडीशन। सो आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम कि वो सेकेंड हैंड पार्ट डालता है, फर्स्ट हैंड पार्ट डालता है, मुझे चाहिए सर्विस। ये स्ट्रैटेजी इसमें ली गई है, और इन ल्यू ऑफ दैट इस सर्विस के साथ वो सेकंड हैंड पार्ट डाल देता तो तेरा नया प्रिंटर बिल्कुल वेला हो जाता 6 महीने के बाद, तो वो करने का जो और अगर मैं प्रोडक्ट पे जाता तो वो वारंटी से एक्सीड हो चुका था टाइम। किस चीज का? वो वारंटी थी 15 दिन के अंदर, दुकानदार ने दी हुई, दुकानदार ने दी थी, उसने दी थी कि जी 15 दिन के अंदर आप चीज लाएं। सो अगर मैं प्रोडक्ट के अंदर जाता तो एक्सप्रेस वारंटी जो दी हुई है मैं उसके अंदर फॉल नहीं करता। तो रिप्रेजेंटेशन में क्यों नहीं गया? रिप्रेजेंटेशन में गया हूं मैं। नहीं, उसके अंदर तो बात तो ये बनती थी कि तुमने कहा था कि ये चलती रहेगी, या इसका लाइफ टाइम 3 से 5 साल होगा। ठीक है कि वारंटी आपने 15 दिन के लिए दी कि यहाँ तक है, मगर वुड तो इस तरीके की, इस नौयत की होनी चाहिए कि जिसके साथ ये ना चलने हो कि 15 की गुड तुमने मुझे यही दी थी कि 15 दिन चलेगी, उसके बाद मेरा कुछ नहीं। एक्चुअली क्लाइंट की गलती थी कि उसने उसको बहुत देर तक इंगेज रखा और वारंटी के बाद उसे बताया, खराब वो पहले दिन ही होगी। सो मैंने उसको वीक विकेट के बजाय, दूसरा यह था कि ये OLX से आई थी, वेबसाइट से ये आदमी किया था, तो मैंने अनफेयर प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव और फॉल्स के अंदर इसको पिक किया कि आप मिसलीडिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप है ही नहीं, क्योंकि वो साथ साथ कुछ 6-8 और प्रोडक्ट्स भी दे रहा था, यानी कि जो उससे दाव लगता है वो आ जाए उसके पास। OLX वालों को सू किया था कि सिर्फ इसको जिससे कर रहे थे उसको भी किया, उसी को किया था सिर्फ? मुझे याद था मैंने OLX को कुछ किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बट देयर वाज सम प्रॉब्लम, मुझे अब ऑफ हैंड याद नहीं है। या तो OLX ने फौरन इसको उतार दिया था अपनी वेबसाइट से, और कुछ हुआ था तो मैं OLX को नहीं पकड़ सक रहा था, तो फिर मैंने इसको किया था। मुझे अब याद नहीं इस पॉइंट को, मैंने कोई कोशिश की थी। रीसेल वाली जो बीच में बात है, तो वो तो यही क्या है, वो तो आगे से यही कहेगा कि मैं रीसेल कर रहा था, तो मैं कैसे तुम्हारी उसके अंदर डेफिनेशन, लेट्स से कि वो क्या कहता है उसने तो लगता है उर्दू में काफी तरह से बहुत नाराज है मेरे से। 5 सफ़े में क्या लिखा है उसने? पता नहीं, मैं क्रिमिनल भी हूँ।
क्रिमिनल? हाँ तुम वकील को क्रिमिनल कह रहा था? नहीं, मैं मेरा मतलब क्लाइंट है। क्लाइंट कह रहा था। अच्छा, मुद्दई की जानिब से दायर करदा मज़कूरा बाला केस इंतहाई मस्खा खेज और हैरत अंगेज है, जिसमें मज़ाइका खेज हैंड राइटिंग अच्छी है यार। उनको अपने से एक पैराग्राफ डॉक्यूमेंट्स केस के मंदर मुख्तलिफ नेक्स्चर्स और बेशुमार खुद तख्लीक करदा फ्रॉड पर मबनी जाली शहादात का मजाक उड़ा रहे हैं। एक कहावत है, एक चोर नारे चचर 200 जिनकी इंतहाई सोच अयार और इज्तमाही प्लानिंग के बाद आपस में रब्त बनाए बुरी तरह नाकाम हुआ। लीगल नोटिस जो आज तक मिला ही नहीं, केस जवाब किस चीज का दे रहा है? अगर उसको पता नहीं, इसने 5 मैं तो पढ़ के था। लीगल नोटिस का 6 सफ़े का जवाब दे दिया, लेकिन उसको कहते हैं मिला नहीं। मतलब वो यही तो मतलब बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। अगेन कोई ठगों, फ्रॉडियों, जालसाजियों, झूठों और धोखाबाजों का यार मजे का यार बीच में पकड़ के तो कोर्ट में हम आएंगे तेरे साथ क्या करते हैं वगैरह, तू बहस करके करेगा। मुझे डर ये था, मैं इसलिए उसको नहीं बता रहा था, अभी ये केस चल रहा है। ये ना मोहम्मद साहब को अच्छी सी एडवाइस उसको दे दे, मैं फंस जाऊँ। नहीं, मैं आ जाऊंगा तेरी, वो पकड़ के ना तेरे गले पड़ेगा, तू वहां पे खड़ा होकर उसके खिलाफ बात करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा वकील साहब तुसी भी, बाकी क्लाइंट को तो मैं बोल ही रहा था, आपके लिए भी मुझे कुछ कर मैं मेंबर पंजाब बार हूँ, मैं तुम्हारे मुखालिफ की सपोर्ट करने आया। नहीं वैसे सो मतलब बेसिकली ये आप देखें, ये जवाब उसने दिया है नॉन मेंटेनेबिलिटी और जुरिस्डिक्शन को चेक करने के डिफेंस के लिए। आपको मैंने थोड़ी सी देर में डिफेंस का एक स्ट्रैटेजी बना दी है, मोटी मोटी। आप इधर तक है कि आप कंज्यूमर केस आप आराम से कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं और डिफेंस बना सकते हैं। क्या डिफेंस है जी इस केस में? अच्छा नहीं, ये बस मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए, मैं फंसी ना जाऊँ। डिफेंस क्या बन सकता है सर? लास्ट लाइन, एनीबॉडी, एक वारंटी नहीं है। मैं बता दूं? नहीं, लिमिटेशन 30 दिन से बाहर इसने फाइल किया, ठीक। और क्या बता सकते हैं आप? और जी सोचें, सेक्शन 28 डैमेजेस हुए ही नहीं, वेरी गुड, कंज्यूमर ही नहीं है, सारे तो भी उल्टा चलें, यानी कि जो कानून ने लिखा है ना इसके उल्टा चलें। जवाब किस चीज का दे रहे हो इसके पैसे? अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं ये चीज, ये कब फाइल होता है जी? 13/8, ठीक है जी, 13/8/18। और लीगल नोटिस की तारीख हम देख लेते हैं, मैं पता नहीं इधर आई है। अच्छा ये बताइए कि मुकदमा जमा कराने की क्या लिमिटेशन है? लीगल नोटिस अगर आपने भेज दिया तो 30 दिन के अंदर कोशिश करें आप जमा करें। आप कॉज ऑफ एक्शन पे है। नो लीगल नोटिस का अब यही सवाल बीच में इसके अंदर आएगा, वो एक दफा जरा वर्डिंग चेक कर लीजिए। This notice has been issued to carry out necessary action at your end to reply within 15 days from the date of this notice. Again ये किधर लिखा था? 15 days, 28/2। एक्सीलेंट, वेल डन। मैं उसकी रेप्लिकेट कर रहा हूं। मेरी तरफ से जब चला गया तो वो स्टार्ट हो जाता है। यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है कि असल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब वो रिसीव करता है आपकी डेट शुरू होती है। मैं आपको एज ए लिमिटेशन के अंदर बता रहा हूं, जिस दिन आपने भेजा आप उस दिन से शुरू करें। आप अपने आप को वीक फुटिंग में मत रखें। नहीं, लेकिन आप अपने लिए रखेंगे, लेकिन 28/2 देखें तो वहां पे लिखा हुआ ऑन द रिसीट ऑफ द नोटिस। बट आई वुड सजेस्ट गो ऑन द डेट यू हैव, आपकी जो उस पे है रिसीट, कोरियर की रिसीट है, बिकॉज उसमें प्रूफ ऑफ रिसीट मांग रहा है। ठीक है वो कह रहा है, लेकिन वो प्रूफ ऑफ रिसीट के ऊपर से आपको 30 डेज का कह रहा है। 28 पे चलना, 28 ही खोला हुआ, 28 ही खोला, ये देखे ना। और 30 दिन आपका फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन है। बट मेरा कॉज ऑफ एक्शन, इसीलिए मैंने आपको लफ्ज वो लिखवाया है, आप कहें स्टिल कंटिन्यूज टिल डेट। आज भी किया है मैंने, उसको फोने किए हैं मैंने। अगर आपका टाइम हो रहा है, मैं आपको एक और टेक्निक दे देता हूं, आप एक और लीगल नोटिस दें और उसमें वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके गए कि जी वो वर्डिंग से ये मुराद है कि जी आपको मैंने फ़ोन पे भी रब्ता किया, आपने मुझे कमिट किया या नहीं किया, या आप
ने उसके बाद कहा कि जी वी विल रिवर्ट बैक, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट, ताकि आपके वो लीगल नोटिस becomes relevant until date and effective instead of having the earlier one. एक चीज मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा। शाह साहब बीच में कह रहे हैं कि आप लिखेंगे कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यूज टू डेट वगैरह, प्रॉबेबली विल नॉट वर्क। माजरत के साथ कंटिन्यू का भी आप करेंगे, आप लिखते हैं, कई दफा ये चेष्टा चल जाता है। लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या तरीका लिखा हुआ है फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन के लिए, जो सही गोरा आप गुबड़ी अगर मारेंगे तो आपका एक्चुअली नया फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन बनता है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, और दूसरी ऑप्शन पार्ट पेमेंट ऑन 20 है 21 है लिमिटेशन एक्ट 19 है मेरे ख्याल में, ये आप देखिए वगैरह। दीज आर थिंग्स विच एक्चुअली गिव राइज टू अ फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन। अब ये क्वेश्चन उसके अंदर होगा एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग के अंदर, आप अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक्नॉलेज कर लेता है या फोन पे करता है, या आप कर लीजिए, जुबानी ओरल वाली चीज नहीं चलेगी, इन राइटिंग लिखा हुआ है। लिमिटेशन एक्ट भी देख लीजिए, और वो वाला भी गुगली है, उन नुक्तों के ऊपर भी आप कई दफा मुर्दे को आप दोबारा से हयात कर सकते हैं, वो आप करते हैं। लिमिटेशन एक्ट के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं उसमें लाके, या पैसों का कोई ट्रांजैक्शन करके। जो नोटिस की डेट थी वो 14/7 थी रिसीट की, 13/8 को फाइल होके जज के रिसीव हो चुका था केस। सो बी केयरफुल, डू नॉट गो बियॉन्ड, इवन इफ यू नो लॉ विल स्टेट, यू डू नॉट वांट कि डिफेंस जो है एक एप्लीकेशन डाल दे कि ये लिमिटेशन से आउट एक्सीड करता है, और आपका केस बजाय मेन एविडेंस फ्रेम और एविडेंस पे चलने के बजाय इस बहस में 6 महीने और लटक जाए कि जी लिमिटेशन में था नहीं था। दिन फ्रॉम व्हाट डेट? कॉज ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, मैं कहूँगा फ्रॉम द डेट यू सेंट आउट द नोटिस, और कोरियर पे जो डेट लिखी है। मैं आपसे उसे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा। नोटिस में अगर आपने लिखा है कि मेरे क्लाइंट को पिछले 2 हफ्ते पहले पता चला था और मैं अभी 15वें दिन के ऊपर आपको भेज रहा हूँ, तो आप बीच में बैठ के आप अगर आपने इंतजार कर लिया 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ यू सेंडिंग आउट द नोटिस, तो एक्चुअल जब उसको पता चला था या ये डिफेक्ट वगैरह का, तो उससे तो ज्यादा 45 दिन गुजर गए। You have to be careful from the date of knowledge. If you can manage from the date of knowledge के किस तारीख पे उसको पता चला, डिफेक्ट किस तारीख के ऊपर हुआ है, अपने ज़हन के अंदर मुश्किलात से बचने के लिए 30 दिन उधर से शुरू करें। बहस करने के ऊपर तो लीगल नोटिस का ना जवाब देने से भी आपका कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है, बट व्हाई मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू दैट। तो ऑलवेज वक्त के अंदर आने की कोशिश करें ताकि लिमिटेशन का नुक्ता ही ना दूसरी पार्टी को मिले। काफी रैप अप किया जाए। इसके लिए आपके अगर कोई फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। इसके अगेन 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स यही थे। अच्छा, इसमें मैंने एक क्वेश्चन रखे हुए हैं कि फॉर मोहम्मद के लिए रखे थे, वो मैंने लिखा था जस्ट एंड पे रखे थे। नहीं मारेगा मुझे, वो करना ये वो करना ही है। मैं आपको लतीफा दिखा सकता हूँ, जजमेंट एंड डैमेजेस इस किताब के अंदर से पजामा ऑर्डर 31। नहीं जरा सवाल जवाब करना चाहेंगे कि पजामा आप देखना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे पजामा वाला है, आपको दिखाता हूँ। पजामा चल तुम पजामे के लिए उठा बीच में से, अच्छी बात आप जाग पड़े हैं, इनके लिए तालियां बीच में करेंगे। काफी अच्छी नींद हो जाती है बीच में, सुबह से सो रहा है बीच में, हर केस उसके अंदर। ये तो मैं सर्टिफिकेट पे लिखूंगा कि उसको कहते हैं कंप्लीटेड व्हेन ही वाज अवेक, जब जागता था तो अच्छा था। अच्छी बात है। ये डिफेंस है जी, ये अगर आप नोट करना चाहें तो ओपन टू पब्लिक है सर, बीच में अगर कोई मसला हुआ तो कहिएगा हसन यूसुफ शाह ने भेजा, आपको पता कंज्यूमर कोर्ट का ये बंद कर देना, मेरा वीडियो बंद कर देना। नहीं रहने दे, सवाल पूछ लेगा शाबाश। ये है मैं भी आ रहा हूँ। शॉर्टफॉल्स इन दिस एक्ट मैक एंड मोर सीरियस ऑडियंस। अच्छा नहीं बताइए। एक तो बहुत है कि इंटरम ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील रिवीजन नहीं है,
अच्छी बात। रिट है आपके पास। अच्छा, अब अगर ये है, इसका मतलब है तेज होना चाहिए लॉ, इसको इफेक्टिवली तेज होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी इसका फैसला हो। लेकिन इसके अंदर पीनलाइजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स को पीनलाइज करने के लॉज नहीं है। सो जज के पास कोर्ट के पास लिमिटेशंस हैं कई जगह पे। सेक्शन 3 शुड बी चेंज और गिव इट मोर इन्फोर्सिंग पावर कीपिंग इन व्यू सम ऑफ द अदर लॉज होल्ड। जो मोहम्मद का पॉइंट था उसी को। अच्छा, एविडेंस के लिए प्रोडक्ट डिफॉल्टी इज डन थ्रू सैम्पलिंग एंड मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द एक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस प्रोवाइडर्स नो स्टैंडर्डाइजेशन इज अवेलेबल एंड ओनली मीन्स टू रिकॉर्ड एविडेंस थ्रू ओरल और थ्रू डिपोजिशन। यानी कि आपका वर्बल है। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट से अगर आप प्रोडक्ट पे चले गए ना, आपके लिए उसको सैंपल लेना स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा आपके लिए। सर्विस वेग है, सो टिल्ट बहुत ज्यादा, सर्विस आसान है और प्रोडक्ट बहुत मुश्किल है। सो दिस इज अ इम्बैलेंस जो मुझे नजर आया। सेक्शन 3 अलाउज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर और देयर राइट्स। इज डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स अ सिविल मैटर? सो इट्स अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑल्दो कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स, बट अगर आप राइट्स पे चले गए तो वो तो सिविल मैटर आता है, क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, बहुत भट्ट साहब ने इससे बेहतर कोई नहीं है, इज अ सिविल जुरिस्डिक्शन एंड नॉट अ स्पेशल मैटर। और execution of judgment, implementation orders of the consumer court, another area to look upon, because आपकी execution ही नहीं है या आप अपने orders को implement नहीं करा सके, damages receive नहीं कर सके, तो फिर इसका effective होना भी आपको। इसलिए प्री ट्रायल पे जो नोटिस आप मतलब ट्रायल करने के बाद 29 सेक्शन 29 में आपने कहना जी आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो, वो लेटर आपको हाई कोर्ट तक हेल्प करेगा कि जी मेरी हमेशा इस्तदा थी कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें और आपकी इस्तदा नहीं थी कि ये नहीं करना चाहते थे। उससे ये होगा कि आपकी जो लीगल फीस होगी, आप जस्टिफाई होंगे उस लीगल फीस को लेने के लिए, बिकॉज उसके बाद से जो कॉस्ट होगी वो डिफेंडेंट या जो भी केस हारता है उसके जिम्मे होगी। मेकिंग सेंस? सो मैं आपको इस एंगल पे कर रहा था इसको प्रैक्टिकल कराना। इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अपनी जगह, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त है। अगेन टेक्निकल अगर आप इसको कर जाए तो आप अपने सिविल सीपीसी और डिफरेंट मुकदमों को भी इसी तरह लेके चलेंगे कि लॉ के अंदर अंदर रहते हुए इसको खेलना है। थैंक यू वेरी मच। आपके तमाम दोस्तों के लिए एक सेकंड मुझे वीडियो ये रोक लेने दीजिए, और उसके बाद आप तमाम दोस्तों के लिए मैं सिर्फ 2 आपको लीगल नोटिस